एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज का ये जो वीडियो लेक्चर होने वाला है, ये होने वाला है क्लास 11th की जो प्राइमरी बुक है हॉर्नबिल, उसका सेकेंड चैप्टर वी आर नॉट गोइंग टू डाई वी कैन ऑल बी टुगेदर, उसका सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, और उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यू कैन गो एंड वॉच इट आउट। ठीक है, तो ये वीडियो बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करते हैं हम जहां से हमने फर्स्ट पार्ट को छोड़ा था, जहां से भाई हम कंटिन्यू करते हैं वहीं पर। मैंने कहाँ तक बात किया था उसमें, भाई यहाँ पर हमने बात कर लिया था माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। मैंने बात कर लिया था कि कैसे जो नैरेटर है, ठीक है, कैसे जब वेव ने उनके शिप को हिट किया था, वेव वॉकर को, तो वो बाहर चले गए थे, पानी के अंदर चले गए थे, मतलब ठीक है, वो डूबने वाले थे। और उसके बाद की कहानी वो बता रहे हैं। तो उन्होंने क्या बताया था कि जैसे तैसे, वैसे वो डूबने तो वाले थे, लेकिन कैसे भी करके माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। उन्होंने बताया कि भाई जैसे तैसे उनका जो सर है, पॉप्ड आउट का मतलब होता है बाहर निकल जाना, तो जैसे तैसे उनका जो सर है वो बाहर निकल गया पानी से। वो डूब रहे थे लेकिन डूबते डूबते एनी हाउ वो बाहर निकल गया, मतलब सिर्फ सर उनका बाहर आया। ठीक है, फुल बॉडी, बॉडी तो अभी भी क्या है, पानी के अंदर ही है। A few meters away wave walker was near capsizing। और बता रहे हैं कि वो जहां पर थे उस समय, उनसे कुछ ही मीटर्स अवे, कुछ ही मीटर की दूरी पर क्या दिखाई दे रहा था उनको, उनका बोट वेव वॉकर। और कह रहे हैं वॉज नियर कैप्साइजिंग। कैप्साइजिंग का मतलब कह सकते हो उलट जाना, पलट जाना, ठीक है, गिरने की कंडीशन में होना। तो उन्होंने क्या देखा, उनके पास में जो उनका बोट है वेव वॉकर, नियर कैप्साइजिंग, अब वो भी पलटने वाला था। ठीक है, हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। और मास्ट का मतलब मैंने बताया था ना, वो मस्तूल, जो पोल होता है, जो रॉड होता है बड़ा सा, जिस पर वो सेल बांधा जाता है, कपड़ा बांधा जाता है बड़ा सा। तो उसी के बारे में बता रहा है कि मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल आप समझते होंगे, कैसे मैं समझाऊं, देखिए दो पोजीशन होते हैं, एक ये और एक ये। तो इसे क्या कहते हैं, वर्टिकल बोलते हैं, जो एकदम सीधा रहता है खड़ा, और जो ऐसे ठीक है रहता है ना, उसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो मस्ट, तो मान लीजिए अगर ये शिप है आपका, ये मस्ट मस्ट तो ऐसे होना चाहिए ना, वर्टिकल होना चाहिए, लेकिन फिलहाल वो क्या बता रहे हैं कि उनका जो मस्ट था वो हॉरिजॉन्टल हो गया था। ठीक है, हॉरिजॉन्टल दैट मींस अब ये मस्ट ऐसे चला गया था, तो ऐसे किस कंडीशन में जाएगा, अब ऐसे से ऐसे होगा का मतलब क्या है कि बोट अब गिरने वाला है कि नहीं है, पलटने वाला है कि नहीं है, वही बताना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि इनका मस्ट हॉरिजॉन्टल हो गया था। और कह रहे हैं देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट। लेकिन तभी मास्ट भी उनका हॉरिजॉन्टल हो गया था, पलटने वाला था सिर्फ, लेकिन तभी एक दूसरा वेव आया एंड हर्ल्ड हर अपराइट। अपराइट का मतलब होता है सीधा कर देना, ठीक है, फिर से वर्टिकल कर देना। तो वो वेव की वजह से वो पलटने वाला था, लेकिन एक दूसरे वेव ने आया, उसको हिट किया, और हिट करने की वजह से वो वापस से सिर्फ क्या हो गया, वापस से सीधा हो गया। ऐसा होता आप इमेजिन कर सकते हैं। माई लाइफ लाइन जर्ग्ड टॉट। और ये बताना क्या चाहते हैं कि इनकी जो लाइफ लाइन थी, ठीक है, जर्ग्ड टॉट, उनके अब जब बोट वगैरह हिल डुल रहा है, उसके पोजीशन डिस्टर्ब हो रहा है, तो इनका जो लाइफ लाइन है, और लाइफ लाइन मैंने बताया है भाई, लाइफ लाइन क्या होता है, वो सारी चीजें, ठीक है, जो किसी भी डेंजरस सिचुएशन में, किसी भी पैनिक सिचुएशन में जान बचाने के काम में आती है। जब भी कोई बड़ा क्रूज होता है या बड़ा शिप होता है, तो जाहिर सी बात है कि भाई उसके चांसेस रहते हैं कि कभी भी पैनिक सिचुएशन आ सकती है, ठीक है, कभी भी डेंजर ऑकर हो सकता है। तो उस कंडीशन में कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं ताकि उस सिचुएशन में लोगों की जान बचाई जा सके, एंड दैट इज कॉल्ड लाइफ लाइन। तो इनका कह रहे हैं कि लाइफ लाइन जर्ग टॉट, इनकी जो लाइफ लाइन वाली चीजें थी बोट में, उनको भी धक्के वक्के लग रहे थे, वो भी उथल पुथल हो रहे थे। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स। और जैसे तैसे क्या हुआ, आई कह रहे हैं कि आई ग्रैब द गार्ड रेल्स। तो ये जैसे तैसे मतलब थे तो शिप के फिलहाल कुछ मीटर की दूरी पर, लेकिन वेव के हिट करने की वजह से ये कहां आ गया, पास आ गया वेव वॉकर के। और ग्रैब का मतलब होता है पकड़ लेना, और उन्होंने क्या पकड़ लिया, गार्ड रेल्स। रेल्स दैट मींस रेलिंग्स कह सकते हैं। अरे बोट है, शिप है, अगर ये शिप है तो ये शिप के जो साइड साइड है यही तो उसकी रेलिंग्स है ना। तो जैसे तैसे करके इन्होंने जो गार्ड रेल्स है उनको ग्रैब कर लिया, उनको पकड़ लिया, एंड शेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम। और क्या बता रहे हैं कि जैसे तैसे ये पास आ गए शिप के, और फिर एक और वेव आया होगा, उस वेव ने इनको हिट किया होगा, इनकी बॉडी को हिट किया होगा, और उस फोर्स की वजह से क्या बता रहा है, सेल थ्रू द एयर, इस फोर्स की वजह से वो हवा में उठ गए, ठीक है, और आकर के कहां गिरे, इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम। और वेव वॉकर के मेन बूम में मतलब वेव वॉकर के अंदर आकर के ये गिर गया। तो
एक बार तो जब वेव ने हिट किया था उनकी शिप को तो ये उड़ करके बाहर चले गए थे, पानी में गिर गए थे, और फिर किसी दूसरे वेव की वजह से वो पानी से वापस कहाँ गए हैं भाई, वेव वॉकर में आ गए हैं। मतलब लकीली फिलहाल तक इनकी जान जो है वो बच चुकी है। चलिए आगे देखते हैं। Subsequently, waves tossed me around the deck like a rag doll। और हुआ क्या था भाई, जब ये हवा में आए थे, हवा में उड़े थे वेव की वजह से, तो बेचारे सब्सिक्वेंटली वेव्स टॉस्ड में, टॉस्ड का मतलब होता है उछल जाना, उछाल देना। तो एक वेव ने इनको उछाल दिया था अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल। रैग डॉल का मतलब, डॉल का मतलब वो गुड्डे होते हैं ना, गुड्डे जो खेलते हैं बच्चे, छोटे छोटे प्लास्टिक के गुड्डे होते हैं। तो जैसे आप उसे किसी भी सिचुएशन में उछाल सकते हो, फेंक सकते हो, बच्चे फेंक फेंक देते हैं, तो वही बता रहा है कि जैसे एक बच्चा बहुत एफर्टलेसली एक रैग को ऐसे, सॉरी एक डॉल को ऐसे फेंक देता है, उसी तरह उस वेव ने इनको क्या किया था, हवा में उछाल दिया था और यहाँ करके शिप के अंदर गिरे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या होता है भाई, कह रहे हैं माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड। और देखिए जाहिर सी बात है, ये तो बहुत अंडरस्टूड है कि जब कोई हवा में उड़ करके आएगा और गिरेगा, मतलब वेव वॉकर में गिरेंगे, तो वेव वॉकर लकड़ी की बनी हुई है भाई, ठीक है ना, हार्ड सरफेस होगा उसका, तो कहीं ना कहीं तो बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा ना। और वही यहाँ पर बता रहे हैं कि माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड। रिब्स मतलब होती है पसलियां। और कह रहे हैं कि जब मैं गिरा शिप में तो मेरे लेफ्ट रिब्स जो थे वो क्रैक हो गए, वो टूट गए। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। और कह रहे हैं इनका मुंह जो है भर गया है किन चीजों से, ब्लड से एंड ब्रोकन टीथ से। मतलब ये गिरे, हो सकता है मुंह के साइड पे गिरे होंगे और दांत वात इनके टूट गया और मुंह में पूरा खून भर गया दांत टूटने की वजह से। ठीक है, तो ये कह सकते हो कि बहुत ही माइजरेबल सी कंडीशन हो रखी थी उसमें, किसकी, नैरेटर की। अब देखिए क्या होता है, समहाउ आई फाउंड द व्हील। लेकिन जैसे तैसे करके इनको एक व्हील मिल गया। व्हील होते हैं ना, बोट वोट में लगे होते हैं, लाइक डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, स्पीड को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, कई सारे दूसरे दूसरे पर्पस के लिए व्हील्स होते हैं। तो उन्हीं वैसे ही एक व्हील इनको मिल गई। कह रहे कि आई फाउंड द व्हील। ठीक है, मतलब इनके हाथों को कहीं कहीं वो व्हील मिल गई, पकड़ दी उस व्हील को। लाइन्ड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। और क्या किया इन्होंने, लाइन्ड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव। अब ये स्टर्न, स्टर्न मैंने बता रखा है क्या, बैक पार्ट ऑफ द शिप, वो स्टर्न के पास आकर के खड़े हो गए, क्या करने लगे, फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। मतलब वेट करने लगे कि कहीं ऐसा, उन्होंने क्यों पकड़ लिया उस व्हील को, कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा कोई वेव हिट करे और फिर से वापस प्रॉब्लम में आ जाए। एंड दैट इज वाई उस व्हील को पकड़ के वो हैंग ऑन का मतलब वहीं पर खड़े रहे, मतलब उनकी जान अभी तक बच चुकी है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या होता है भाई, कह रहा है वाटर वाटर एवरीवेयर। और अब बता रहे हैं ये कि वाटर वाटर एवरीवेयर। कह रहा है शिप के अंदर जहां देखो वहां इनको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा था, पानी दिखाई दे रहा था, वाटर दिखाई दे रहा था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो। और ये बता रहे हैं कि पानी सिर्फ ऊपर नहीं था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो। बिलो का मतलब नीचे। कह रहा है कि सिर्फ ऊपरी सरफेस पर पानी नहीं था, इनको जहां तक उम्मीद था कि शिप के नीचे वाले पार्ट में, ठीक है ना, जो इनर पार्ट होता है वहां पर भी पानी घुस चुका था। और ऑब्वियस सी चीज है, वेव ने हिट किया था, पानी अंदर आकर के गिरा था शिप में, तो पानी तो भाई कहीं पर भी चला जाता है। तो वही बता रहा है कि शिप के नीचे वाले हिस्से में भी पानी भर गया था। बट आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। और ठीक है, ये अभी सोच रहे हैं, ठीक है, आई कुड फील, इनको महसूस हो रहा था कि पानी अंदर भी गया होगा, तो उसको देखने के लिए, कंफर्म करने के लिए इनको जाना होगा, चेक करना होगा। लेकिन क्या कह रहे हैं, आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ना, डेयर का मतलब होता है साहस, हिम्मत। लेकिन कह रहे हैं कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं व्हील को छोड़ करके जाकर के इन्वेस्टिगेट करूं, मतलब चेक करूं कि भाई क्या है, पानी कितना है, कहाँ है। मतलब वो जानते थे कि पानी भर चुका है शिप में, वो चाहते थे देखना कहाँ कितनी पानी है, क्या है, ताकि वो भाई प्रॉपर अरेंजमेंट्स कर सके, प्लानिंग कर सकें, ठीक है, उससे बचने की। क्योंकि ज्यादा अगर पानी शिप में हो जाएगा तो शिप के डूबने का भी खतरा हो जाएगा ना, ठीक है, उस पानी के वेट से। लेकिन भाई इनको जाके देखना था, लेकिन भाई हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस व्हील को छोड़ें, क्योंकि एक बार तो घटना घट चुकी थी, वो चले गए थे पानी में, एक बार फिर से वो ऐसा नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, क्योंकि एक बार तो वेव ने उनको बचा लिया था, वापस से आ गए थे शिप में, पता नहीं दूसरी बार ये पॉसिबल हो पाए कि ना। तो भाई इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि व्हील को छोड़ करके जाए, चेक करे पानी लेवल को। सडनली आई द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन। और तभी अचानक से क्या होता है, सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन।
हैच, ये हैच क्या होता है? कह सकते हो कि आपके सामने कोई ऐसी चीज पड़ी हो जो आपकी विजिबिलिटी को रोक रही हो। मतलब आप यहाँ पर खड़े हैं और सामने कई सारी चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सामने की चीजें दिखाई नहीं दे पा रही हो, तो दैट कैन बी कॉल्ड हैच। तो अभी क्या होता है, देखिए अब पानी जब आया था शिप के अंदर, वेव ने हिट किया था, तो कई सारे पार्ट्स, जो लकड़ियों के पार्ट्स है, टूट टूट गए होंगे ना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि टूटी हुई चीजों का एक ढेर जमा हो गया होगा, उसी को ये कह रहे हैं हैच। तो तभी क्या हुआ, अचानक से द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन, तो आगे इनके हैच था एक, लेकिन तभी वो थ्रोन ओपन का मतलब वो कैसे भी करके खुल गया, मतलब चीजें इधर उधर गिर गई होंगी, तो अब सामने विजिबिलिटी इनकी क्लियर हो गई है। एंड मैरी अपीयर्ड, और जब वो थ्रैच हटा सामने से, जब जब सामने की चीजें दिखाई देनी शुरू की इनको, तो सामने कौन दिखा इनको, इनकी वाइफ मैरी। कह रहा है कि मैरी अपीयर्ड, मैरी दिखाई दी सामने। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड। स्क्रीम का मतलब होता है डर के मारे चिल्लाना, आप कह सकते हैं। तो जब मैरी दिखी और मैरी ने भी इनको देखा, तो मैरी चिल्ला करके क्या बोलती है, कहती है वी आर सिंकिंग। सिंकिंग का मतलब डूबना। मैरी इनको इन्फॉर्म करती है, ठीक है, कि हम डूब रहे हैं। अरे ऑब्वियस सी बात है भाई, मैरी आप इनको क्या बता रही हैं, आपसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं। आप तो फिलहाल शिप में ही थी ना, लेकिन ये तो बेचारे पानी में भी चले गए थे, समुद्र के अंदर डूबने वाले थे, ठीक है। तो इनको क्या ही बताना है कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी मैरी ने इनको इन्फॉर्म किया कि हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, और मैरी ने बताया कि जो डेक्स हैं, डेक्स का मतलब जो इनर पार्ट ऑफ शिप हैं, जो हिस्से हैं, ठीक है, वो बताया उन्होंने, उसने कि वो स्मैश, स्मैश का मतलब टूट जाना। मैंने बताया कि सारी चीजें टूट चुकी हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, और फिर मैरी ने भी बताया कि हर जगह क्या भर चुका है, पानी भर चुका है। वी आर फुल ऑफ वाटर। चलिए देखते हैं क्या होता है। टेक द व्हील, आई साउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। और तब इन्होंने मैरी से क्या बोला, मैरी ने तो सारी चीजें बताई कि अरे भाई बहुत ज्यादा पानी भर चुका है, डेक्स स्मैश्ड हो चुके हैं, हम डूबने वाले हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सी ये बताएंगे। लेकिन इन्होंने क्या बोला मैरी से, कहते हैं टेक द व्हील, आई साउटेड। ये बोलते हैं चिल्ला करके मैरी से, कहते हैं कि टेक द व्हील, कहते हैं कि तुम भी क्या करो, एक व्हील पकड़ लो, ठीक है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मैरी भी कोई और जर्किंग हो, कोई और वेव वेव हिट करे, हिल नाव हिले डुले और मैरी भी वापस चली जाए पानी में, ठीक है, मैरी भी चली जाए पानी में, ऐसा ना हो। एंड दैट इज वाई इन्होंने उनको भाई क्या किया, स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए कि टेक द व्हील। मैरी से बोला कि तुम भी व्हील पकड़ लो, एंड स्क्रैम्बल फॉर द हैच। और इन्होंने क्या किया फिर, स्क्रैम्बल फॉर द हैच। स्क्रैम्बल का मतलब होता है चीजों को अपने सामने से हटाना बढ़ाना, ठीक है। तो सामने जो हैच था इनके, उस हैच वगैरह को हटाते बढ़ाते हुए इन्होंने बोला कि टेक द व्हील, मतलब अब ये क्या करना चाहते हैं, मैरी के पास जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आगे निकलने के लिए रेडी है। देखिए आगे क्या होता है। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैड मेन। और यहां पर क्या बताया रहा है, लैरी एंड हर्ब के बारे में। आपको याद होगा ना, लैरी एंड हर्ब कौन है, वो क्रूमैन, ठीक है, विच वर हायर्ड बाय द नैरेटर, जिनको नैरेटर ने क्या किया था, हायर किया था, याद होगा ना, इनको असिस्ट करने के लिए। तो वही लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमेन। ये बता रहे हैं कि जो लैरी एंड हर्ब थे ना, वो मैडमेन, मैडमेन का मतलब पागलों की तरह वो क्या कर रहे थे, पंप कर रहे थे। पंपिंग का मतलब अ प्रोसेस दैट टेक्स वाटर आउट ऑफ द शिप। एक ऐसा प्रोसेस क्या होता है पंपिंग का, मतलब जो पानी को क्या करता है, शिप के बाहर निकालता है। तो लैरी एंड हर्ब पंपिंग कर रहे थे, मतलब वो शिप के अंदर जो पानी जमा हो चुका था, शिप के अंदर जो पानी भर चुका था, उस पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे शिप से। क्यों, क्योंकि नहीं निकालेंगे तो पानी ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा और उसका वेट इतना हो जाएगा कि शिप भाई उसको बर्दाश्त कर नहीं पाएगा, ठीक है, और शिप डूब जाएगा। तो ऐसा ना हो पाए, इसलिए वो क्या कर रहे थे, पंपिंग कर रहे थे, पानी को बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स। टिम्बर्स का मतलब कह सकते हैं आप क्या, टिम्बर दैट मीन्स लकड़ी, वुड। तो ब्रोकन टिम्बर्स, तो टूटी हुई जो लकड़ियां थी। और अब ये सी बात है, मैंने अभी बताया आपको कि लकड़ी की नाव है, जो विव वॉकर था ना, एक वुडन हल्ड ब्यूटी स्टार्टिंग में बोला गया था, लकड़ी की बनी हुई सुंदर सी नाव। तो लकड़ी है तो लकड़ी टूट टूट चुकी होंगी, अब तक तो काफी सारी चीजें टूट टूट चुकी होंगी। तो वही करा कि ब्रोकन टिम्बर्स, जो टूटी हुई लकड़ियां ना, हंग एट क्रेजी एंगल्स। क्रेजी एंगल्स का मतलब समझते हो आप, कैसा स्ट्रक्चर बता दिखाना चाहते हैं। जैसे टूटी लकड़ी है तो कोई इधर गिरा है, कोई इधर गिरा है, कोई इधर लटक रहा है, कोई इधर लटक रहा है, कोई ये है, कोई वो है। तो वही कह रहा है कि टूटी हुई लकड़ियां जो है क्रेजी एंगल्स पर ऐसे वैसे इधर उधर अटकी पड़ी हुई थी, मतलब जो जैसे टूटा वैसे ही लटका पड़ा हुआ है, हर चीज इधर उधर बिखरी पड़ी है। the whole starboard side burned inwards। और the whole starboard side, starboard मैंने बताया था ना आपको, राइट साइड ऑफ द शिप, शिप का जो राइट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड starboard side।
और कह रहे हैं द होल स्टारबोर्ड साइड बर्ल्ड इनवर्ड्स। बर्ल्ड का मतलब होता है किसी चीज, कोई चीज देखिए कोई चीज या अंदर की तरफ आ जाना या बाहर की तरफ चले जाना, दैट इज कॉल्ड बर्ल्ड। अब कोई चीज अंदर की तरफ अगर आ जाएगी तो उसको बोलेंगे बर्ल्ड इनवर्ड्स, और अगर कोई चीज बाहर की तरफ चली जाएगी तो उसको बोलेंगे बर्ल्ड आउटवर्ड्स। ठीक है ना, किसी का आपने सरफेस को छोड़ करके अंदर या बाहर आने चले जाना है, चले आना। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जैसे मान लीजिए इंसान होते हैं भाई, उनका पेट होता है, तो किसी किसी का पेट क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, तो उसको हम बोल सकते हैं कि द टमी इज बल्जिंग आउटवर्ड्स, कि जो पेट है वो बाहर निकल रहा है। ठीक है ना, और वही पेट किसी का पेट निकला हुआ, उसने अपने भाई एक्सरसाइज किए वगैरह और पेट को अंदर कर लिया, तो हम वो बोल सकते हैं कि बल्जिंग इनवर्ड्स। तो वही बल्जिंग इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। तो क्या बोल रहा है, द होल स्टारबोर्ड साइड बर्ल्स इनवर्ड्स। तो पूरा का पूरा जो स्टारबोर्ड साइड था, जो राइट पार्ट ऑफ द शिप थी, बर्ज इनवर्ड्स का मतलब अंदर की तरफ धस गया था वो। और ये पानी का जो वेव था, पानी का जो फोर्स था, वो कहीं ना कहीं आके टकराया होगा उससे, और उस फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, अंदर की तरफ आ गया होगा, वही बताना चाहते हैं। क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज लॉस्ट अबाउट इन डीप वाटर। अब क्या बता रहा है कि जो शिप के अंदर के क्लॉथ्स रखे, जो कपड़े थे, क्रॉकरी, क्रॉकरी एक मटेरियल होता है फ्रॉम विच द पॉट्स आर मेड, यूटेंसिल्स आर मेड। वो बर्तन बनते हैं ना क्रॉकरी के, आपने देखा होगा, एक प्लास्टिक टाइप मटेरियल होता है, ठीक है, जो इजिली ब्रेक हो जाता है, टूट भी जाता है ऐसे पटकने पर, उसे क्रॉकरी कहते हैं। तो क्लॉथ्स जो थे, कपड़े जो थे, क्रॉकरी के जो बर्तन थे, चार्ट्स, चार्ट्स मतलब मैप्स वगैरह होंगे ना शिप में, ऑब्वियस सी बात है वो होंगे होंगे। और टिन्स, टिन्स का मतलब डब्बे उब्बे भी पड़े होंगे डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए वो। एंड टॉयज, बच्चे हैं सुजैन और जनादन, तो उनके लिए क्या होगा, टॉयज होंगे। ये सब स्लॉज्ड अबाउट इन डीप वाटर। स्लॉज का मतलब इधर उधर बिखरा पड़ा होना। तो कह रहा है कि शिप के अंदर जितनी वैल्यूएबल चीजें थी, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो क्रॉकरी हो, चाहे वो चार्ट्स हो, टिन्स हो, टॉयज हो, सारी चीजें क्या पूरे बिखरी पड़ी थी पानी में। वेव ने हिट किया तो सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई थी ना, डिसअरेंज हो गई थी सारी चीजें, तो वही चीज बता रहा है। अब देखिए क्या होता है आगे। अब नरेटर कह रहे हैं कि आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन। अब भाई जाहिर सी बात है कि बच्चों की याद आएगी ना। अब तक तो इनके पास टाइम ही नहीं था कि किसी चीज को, अब तक तो अपनी जान खुद खतरे में थी, कुछ इनके कंट्रोल में नहीं था कि कुछ कर पाए, किसी को देख पाए। लेकिन अब चीजें धीरे धीरे नॉर्मली वापस शिप में आ चुके हैं, तो अब इनका ध्यान गया बच्चों की तरफ कि बच्चे कैसे हैं, कहाँ है, किस सिचुएशन में है। और ये क्या कह रहे हैं कि आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन। हाफ स्वैम का मतलब, स्विम का मतलब तैरना, क्रॉल का मतलब ऐसे रेंगना। तो थोड़ा सा तैर करके और थोड़ा सा रेंग करके तैरना, दैट मीन्स देखिए पानी अंदर शिप के है, तो इवन शिप के अंदर भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए तैरना पड़ेगा क्योंकि पानी भरा पड़ा है। और क्रॉल, क्रॉल का मतलब रेंगना, रेंगिंग नहीं, लेकिन क्या होगा कि जब चीजें टूट के इधर उधर बिखरी पड़ी है तो बहुत स्लो मूव होगा आपका। ठीक है, आपका मूवमेंट बहुत स्लो हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी नहीं जा पाएंगे, चीजों को हटाते बढ़ाते हुए जाएंगे, तो उसी को बोला है रेंगना, स्लो मूवमेंट को दिखाने के लिए। तो कह रहा है कि हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, और तैर करके और धीरे धीरे कहां पहुंचे, चिल्ड्रन केबिन में पहुंचे, बच्चों के केबिन में पहुंचे। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड। और ये जा करके बच्चों से क्या पूछते हैं, पूछते हैं आर यू ऑल राइट। बच्चों से पूछते हैं कि क्या तुम लोग ठीक हो। यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। और जब इन्होंने पूछा बच्चों से कि क्या तुम ठीक हो, तो बच्चों का जवाब जो आया, आंसर आया, वो क्या आया, बच्चों ने बोला यस। और कहां से जवाब दिया, फ्रॉम एन अपर बंक। अपर बंक दैट मीन्स आपने देखा होगा कि स्लीपिंग अरेंजमेंट्स कभी कभी हॉस्टल्स वगैरह में ज्यादा आपने देखा होगा कि ऐसे बेड्स होते हैं, ये बेड है, फिर ऐसे एक बेड ये है, फिर ऐसे एक बेड ये है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके फ्लोर्स में डिवाइडेड होते हैं बेड्स। तो उन्हीं को क्या बोल सकते हैं, लोअर बंक, मिडिल बंक, अपर बंक, ऐसे करके। ठीक है, जो सबसे नीचे लोअर बंक हो गया, बीच वाला मिडिल बंक हो गया, सबसे ऊपर वाला अपर बंक हो गया। ठीक है ना, तो वही अपर बंक पर थे बच्चे, उन्होंने वहां से जवाब दिया यस कि हम ठीक है। उनके क्वेश्चन का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया बच्चों की तरफ से। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट। लेकिन यहां पर स्यू ने क्या बोला, स्यू ने इन्फॉर्म किया नैरेटर को कि माई हेड हर्ट्स अ बिट। हेड का मतलब सर, हर्ट का मतलब दर्द करना। तब स्यू ने बताया कि ठीक है हम ठीक तो हैं, लेकिन मेरे सर में हल्का सा दर्द है। सैड स्यू। और स्यू ने बोला कि दर्द है, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प एबव हर आईज। और दर्द बताया और दिखा करके कुछ बताया, क्या, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प एवर हर आईज।
अपनी आंखों के ऊपर उसका एक बम्प आ गया था। बम्प का मतलब कह सकते हो कि स्वेलिंग हो गई थी, चोट लगी थी भाई, जाहिर सी बात है इतना ज्यादा डिसअरेंज हो गई थी चीजें, इतना ज्यादा उथल पुथल मच गया था। तो हो सकता है कि जब सिप को हिट किया हो वेव ने, उस टाइम पर वो किसी चीज से टकरा गई हो और स्वेलिंग हो गई हो। तो वही अपने सर के ऊपर, अपनी आंखों के ऊपर एक स्वेलिंग को, ठीक है, एक बम्प की तरफ इशारा करते हुए, पॉइंट करते हुए उसने क्या बोला कि यहाँ पर थोड़ा दर्द हो रहा है, हर्ट्स अ बिट। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। लेकिन नैरेटर यहाँ अपने मन में क्या सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। कह रहे हैं कि ये समय सिचुएशन बहुत वर्स हो चुकी है, ठीक है, आई हैव अ बिग प्रॉब्लम्स टू डील विद। वो बताना चाहते हैं कि और इतनी बड़ी बड़ी समस्या है कि इस छोटे से बम्प्ड हेड की तरफ ध्यान देने का मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई इससे कहीं ज्यादा प्रॉब्लम सामने पड़ी है, जान जोखिम में पड़ा हुआ है, ठीक है, जान जाने का खतरा। उसमें एक छोटे से अगर स्वेलिंग आ भी गई है सर पर तो ठीक है, इट कांट बी दैट वर्स, इतना ज्यादा बुरा नहीं है, ठीक है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा सोचा है उसने, किसने? नैरेटर ने, कि ठीक है लग गया होगा चोट, कोई बात नहीं है, नॉर्मल है। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रू एंड कैनवस। अब देखिए नैरेटर क्या बता रहा है कि आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रू एंड कैनवस, अब इन्होंने क्या ढूंढा, क्या पाया? यहाँ नैरेटर कुछ ढूंढने लगे, ढूंढे और उनको मिला भी। क्या क्या? हैमर मिला, स्क्रू मिला एंड कैनवस मिला। हैमर का मतलब वो हथौड़ी, स्क्रू का मतलब वो होते हैं ना कुछ पेंच वगैरह टाइप के जो दीवालों में किसी चीज को लगाने के, फिक्स करने के लिए हम यूज करते हैं, वो स्क्रू हो गए। एंड कैनवस, कैनवस इज अ काइंड ऑफ, आप कह सकते हो कि एक प्लास्टिक सीट कह सकते हो, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल प्लास्टिक सीट, बड़ा सा प्लास्टिक का चादर कह सकते हो। तो अब इन्होंने क्या ढूंढा, इनको क्या मिला? कुछ हैमर मिले, स्क्रूज मिले एंड कैनवस मिले, और ये क्या करने लगे उन चीजों से? आई स्ट्रगल बैक ऑन द डिक, स्ट्रगल करते हुए वापस से कहां पर पहुंचे? ऊपर डिक पर पहुंचे। विद द स्टारबोर्ड साइज बैस्ड ओपन, और अभी बताया था ना आपको कि स्टारबोर्ड साइज बर्स्ट इनवर्ट्स, वो अंदर की तरफ आ गया था, और अंदर की तरफ आया होगा, कुछ हिस्सा टूट टूट भी गया होगा। तो वही कह रहा है कि विद द स्टारबोर्ड साइज बैस्ड ओपन। अब क्योंकि स्टारबोर्ड साइड जो है, जो जो राइट पार्ट ऑफ द शिप है, बैस्ड ओपन का मतलब वो टूट चुका था, वो खुल चुका था। वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव, स्टारबोर्ड के साइड के टूटने की वजह से वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव, और कह रहे हैं कि अब हर वेव के साथ पानी अंदर की तरफ आ रहा था। अरे भाई मान लीजिए ये शिप है, इसका ये राइट पार्ट है, अब ये टूट टूट करके गिर गया है, तो ये खुल गया होगा। अब यहाँ पर वेव्स जब आएंगी तो पानी ये डिफ्लेक्ट कर नहीं पाएंगे उनको, और पानी कहाँ चला जाएगा? अंदर चला जाएगा शिप के। यही बताना चाहते हैं नैरेटर कि भाई अब क्योंकि वो खुल गया था स्टारबोर्ड साइड, पानी जो है हर वेव के साथ अंदर आ रहा था, मतलब शिप के अंदर पानी घुस रहा था। इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। और अब नैरेटर को पता था क्या, कि इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स, नैरेटर जानते थे कि अगर मैंने कुछ रिपेयर्स नहीं किए, कुछ अमेंडमेंट्स नहीं किए, अगर फिक्स नहीं किया उस ब्रोकन पार्ट को, तो क्या हो जाएगा? वी वुड श्योरली सिंक, तो हम निश्चित तौर पर क्या हो जाएंगे? सिंक अर्थात डूब जाएंगे। इनको पता था कि अगर अभी रिपेयर्स नहीं किए गए, पानी ऐसे ही अंदर आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, तो भाई एक टाइम पर इतना ज्यादा पानी हो जाएगा शिप में कि शिप डूब जाएगी। इनको अब आइडिया हो चुका था इस चीज का। चलिए आगे देखते हैं। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch across the gaping holes. अब होता क्या है? Somehow I managed to stretch canvas. अब इन्होंने क्या किया? अब इनको क्या कुछ रिपेयर करने हैं ना भाई, उसको फिक्स करना है ना ब्रोकन पार्ट को, तो इन्होंने पहले तो कैनवस को स्ट्रेच किया। जो कैनवस से लेकर के आए थे, प्लास्टिक शीट मैंने बताया, उसको पहले फैलाया। एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर्स, और उन्होंने एक वाटरप्रूफ कवर बनाया, ठीक है, उस कैनवस की के हेल्प से अक्रॉस द गैपिंग होल्स, ठीक है, और जो गैपिंग होल्स हैं, ठीक है, जहां पर टूटे हुए पार्ट्स जो हैं यहां पर लगा दिया, ठीक है, उस कैनवस को फैला करके, उस कैनवस को यहाँ पर मान लीजिए ब्रोकन पार्ट है, यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ पर ये चादर लगा दिया इन्होंने, ठीक है, तो अब ये पार्ट सेफ है ना। अब यहाँ पर पानी अगर आएगा, वेव अगर हिट करेगा तो इस पर टकराएगा, इस कैनवस पर, और वापस चला जाएगा समुद्र में, तो अब कम से कम पानी तो अंदर नहीं आएगा ना। तो इन्होंने क्या किया? एक वाटरप्रूफ हैच से कवर कर दिया उस ब्रोकन पार्ट को। चलिए आगे देखते हैं। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी, ठीक है। क्या बताना चाहते हैं? सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी जो है ये कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो का मतलब वो अभी भी कुछ पानी तो अभी भी आ रहा था शिप के अंदर।
अभी पूरी तरह से आउट ऑफ डेंजर नहीं है भाई। सामने जो चीजें दिखाई दे रही हैं उसको तो अभी उन्होंने ओके कर दिया था, सिक्योर कर दिया था, लेकिन अभी नीचे बिलो अर्थात नीचे वाले पार्ट में भी तो कुछ चीजें टूट चुकी थी ना, स्मैश हो चुकी थी, वहां से पानी अभी भी अंदर आ रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग रिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। तो कुछ पानी अभी भी अंदर आ रहा था, लेकिन ज्यादातर पानी, मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है टकरा करके वापस चला जाना। तो कुछ पानी तो अभी भी अंदर आ रहा था, लेकिन ज्यादातर पानी जहां से बड़ा हिस्सा आ रहा था पानी का, वो अब क्या हो रहा था, उस वाटर प्रूफ कैनवस हैच की वजह से डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, वो डिफ्लेक्ट होकर के वापस समुद्र में चला जा रहा था। एज आई टोल्ड यू गाइस, मैंने भी बताया था कि कैसे हाउ इट वर्क्स। चलिए आगे देखते हैं। More problem arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited। अब देखिए यहां पर अभी कुछ देर पहले ये बताया गया था कि जो लैरी एंड हर्ब है वो क्या कर रहे थे, पंपिंग कर रहे थे। मतलब जो पानी सिप के अंदर जमा हो गया था उस पानी को क्या कर रहे थे, बाहर निकाल रहे थे, टेकिंग आउट ऑफ सिप। अब लेकिन अब देखिए मोर प्रॉब्लम अरोज। अब इनकी समस्या, अब तक तो ठीक है, चीजें अब सही चल रही थी, पंपिंग हो रहा था, पानी जो अंदर है वो बाहर जा रहा था, और जो टूटे हुए पार्ट्स को थे उसको भी सिक्योर कर लिया था इन्होंने, तो अब ठीक है, थोड़ी सही हो गई थी चीजें। लेकिन तभी क्या हुआ, कह रहे हैं कि मोर प्रॉब्लम अरोज, समस्या और बढ़ गई। कब, कुछ ऐसा हुआ कि प्रॉब्लम इनकी और ज्यादा बढ़ गई। व्हेनेवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक, जब इनके हैंड पंप्स जो हैं, हैंड पंप्स मतलब वो पंप्स जिसका यूज करते पानी निकालने के लिए, और वो हैंड पंप से मतलब वो इलेक्ट्रिक पंप नहीं थे। एक होता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से पंपिंग होती है और एक हाथ से ही करनी पड़ती है। तो अब तक किस चीज से पंपिंग कर रहे थे, हाथ वाले पंप से, जिनका यूज उनको खुद ही करना था। तो प्रॉब्लम और बढ़ गई कब, जब उनके जो हैंड पंप्स हैं स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, उनके हैंड पंप्स ब्लॉक होने लग गए। और क्यों ब्लॉक होने लग गए, विद डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स। डेब्रिस का मतलब कह सकते हो कि वेस्ट पार्ट कह सकते हो, गार्बेज कह सकते हो, कूड़ा करकट कह सकते हो उसको, डेब्रिस। तो कह रहा है कि इनके जो हैंड पंप है वो ब्लॉक हो गया डेब्रिस की वजह से, फ्लोटिंग अराउंड द केबिन। तो कह रहा है कि वो डेब्रिस जो फ्लोट कर रहे थे केबिन पर, डेब्रिस किस चीज का होगा भाई, लकड़ियां वगैरह टूटी हैं, सामान बिखरे पड़े हैं, तो छोटी छोटी चीजें पानी में घुल गई होंगी। और जब पानी बाहर निकलेगा तो पानी के साथ साथ वो चीजें भी तो पंप में जाएंगी, तो पानी तो बाहर निकल जाएगा, वो चीजें लेकिन फंस जाएंगी बीच में। तो और वो क्या कर देंगी, फंसते फंसते ब्लॉक कर देंगी उसको। बिल्कुल वैसा ही, और आप समझ सकते होंगे। तो वो जो डेब्रिस था, जो टूटे हुए जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे लकड़ियों के, और भी जो चीजों थी, उन चीजों की वजह से जो हैंड पंप था वो ब्लॉक हो गया, एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। तो हैंड पंप ब्लॉक हो गया, और तो दूसरा अल्टरनेटिव क्या बचता है इनके पास, इलेक्ट्रिक पंप यूज करें। लेकिन इलेक्ट्रिक पंप भी क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होने का मतलब कह सकते हो कि खराब हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, कह सकते हो कि उसका जो जल वल जाता है ना, उसकी जो मशीन होती है, मेन मशीन जो वर्क करती है, तो उसको शॉर्ट सर्किट होना कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट हो गया, और बिल्कुल ऐसा होता है, पानी चला जाएगा ना भाई, पानी पूरा भर गया था शिप में, तो जो इलेक्ट्रिक पंप है उसमें भी पानी चला जाएगा, और किसी भी इलेक्ट्रिक मशीन में जब पानी जाता है तो उस खराब कर देता है उसे। ऐसा ही कुछ हो रखा है यहाँ पर भी। अब देखिए क्या होता है, द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली। तो अब पंपिंग कर नहीं पा रहे हैं, पानी जो अंदर है उसको बाहर कर नहीं पा रहे हैं, और थोड़ा बहुत पानी अंदर आ रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, वाटर लेवल बढ़ेगा ना। और वही बता रहा है, द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली। अब पानी का जो लेवल है अब वो बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ने लगा शिप के अंदर। Back on the deck, I found that our twist spare hand pumps had been rinsed overboard। अब इनको कोई और हैंड पंप चाहिए ना, अब हैंड पंप ब्लॉक हो गया, इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट हो गया, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो करना होगा। ऐसे गिव अप नहीं कर सकते हैं ना, ऐसे हार नहीं मान सकते। तो अब देखिए क्या होता है, बैक ऑन डेक, वापस से डेक पर जब इन्होंने चेक किया तो क्या देखा, फाउंड दैट अवर टू स्पेयर हैंड पंप्स। इनके जो दो स्पेयर हैंड पंप्स थे, स्पेयर दैट मींस कह सकते हो एक्स्ट्रा। कहीं पर कोई भी चीज जब यूज के लिए रखी होती है तो किसी स्पेशल सिचुएशन में, ठीक है, वो काम करे ना करे तो एक्स्ट्रा चीजें रखते हैं लोग हमेशा, कि भाई एक चीज काम नहीं की तो चलो दूसरा अल्टरनेटिव तैयार रहेगा। तो इनके जो स्पेयर हैंड पंप्स थे हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड। रेंज्ड ओवरबोर्ड का मतलब वो क्या हो जाना, बाहर निकल जाना। और इनके जो स्पेयर हैंड पंप्स थे वो भी वेव ने जब हिट किया था तो वो भी पानी के अंदर बह करके फ्लोट करते करते शिप के बाहर चले गए थे, ऐसा यहाँ बता रहे हैं।
along with the फोस्टेसेल, और ना केवल वो हैंडपंप बाहर चले गए थे, पानी में बह गए थे, साथ साथ उसके जो फोस्टेसेल होता है, ठीक है, वो भी चला गया था। फोस्टेसेल का मतलब वही एक कपड़ा जिसका यूज करते हैं मस्ट पर, तो वो भी बाहर चला गया था। द जिप, जिप भी चला गया था। जिप क्या होता है? उसी मेन सेल का एक अल्टरनेटिव होता है, ठीक है, उसको रिप्लेस कर सकता है ये जिप। एक छोटा होता है साइज में, मेन सेल बहुत बड़ा होता है जो मस्ट पर लगता है कपड़ा। अरे मेन सेल मतलब ये मान लीजिए ये है, ये मस्ट है जो आपने बताया, इस पर ये जो लगता है कपड़ा, ये मेन सेल हो गया। और जिप जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, जिसका यूज करते हैं नाव, बोट की स्पीड को कम करने के लिए, ठीक है ना, ऐसे के लिए यूज करते हैं। चलिए, तो क्या होता है, उसके साथ फोस्टे सेल वो भी बह गया था, जिप भी बह गया था। द डिंगीज, डिंगीज होती है छोटी नाव, छोटी नाव, उसको डिंगीज कहते हैं, ठीक है। तो जो डिंगीज थी वो भी बह गए थे। एंड द मेन एंकर, और मेन एंकर भी इनका बह गया था। मेन एंकर, एंकर का यूज यहाँ पर क्या होता है? एंकर का यूज करते हैं बोट की स्पीड को स्लो करने के लिए करते हैं, ठीक है। दो दो यूज होता है एंकर का, दो तरह के एंकर होता है। एक तो वो एंकर होता है जो शिप जब साइड में चली लग जाती है नदी के किनारे या समुद्र के किनारे, तो उसको फंसाते हैं ना किसी चीज में, ताकि वो फिर बह ना जाए, आगे नीचे जाए, तो उस फंसाने वाली चीज को भी कहते हैं एंकर ही कहते हैं, ठीक है। और एक एंकर वो भी होता है जिसके हेल्प से बोट की स्पीड को रेगुलेट किया जाता है, स्लो डाउन किया जाता है, उसको भी एंकर कहते हैं। तो ये सब सारी चीजें, एंकर हो गया, डिंगीज हो गया, जीब हो गया, सेल हो गया, ये सब सारी चीजें क्या हो गई थी? पानी में बह गई थी, वो बोट के बाहर चली गई थी बह करके, अब वो आउट ऑफ रीच हो चुकी थी चीजें। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा, देन आई रिमेम्बर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। चार्ट रूम फ्लोर वो रूम कह सकते हो जहां पर जो रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो रखी जाती हैं, जिसमें जो 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 कह सकते हो कि जो जिन चीजों की नीड हो सकती है आपको बोट के अंदर, वो चीजें जहां पर रखी, एक तरह से कह सकते हो स्टोर रूम, काइंड ऑफ ए स्टोर रूम। तो क्या होता है, देन आई रिमेम्बर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, और तभी इनको याद आया है कि चार्ट रूम फ्लोर में एक अनदर इलेक्ट्रिक पंप, एक और इलेक्ट्रिक पंप रखा हुआ है। तो जो मेन इलेक्ट्रिक पंप थे वो तो क्या हो गए थे, शॉर्ट सर्किट हो गए थे, और हैंडपंप भी ब्लॉक हो गए थे, कुछ हैंडपंप पानी के बह के वो सिर्फ समुद्र में चले गए थे। तभी इनको याद आया कि एक और इलेक्ट्रिक पंप है हमारे पास चार्ट रूम फ्लोर में जो रखा हुआ है। चलिए, आई कनेक्ट इट टू एन आउट पाइप, और इन्होंने क्या किया, उस इलेक्ट्रिक पंप को लेकर क्या है, एक आउट पाइप से कनेक्ट किया। आउट पाइप का मतलब वो पाइप जो पानी को आउट अर्थात बाहर निकाल रहा है शिप से, तो एक आउट पाइप से कनेक्ट किया उसको। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और इनकी जान में जान आई, ठीक है। he took a sigh of relief when he saw that it was working। इन्होंने देखा कि भाई राहत की सांस ली जब देखा कि ये काम कर रहा था, ये इलेक्ट्रिक पंप जो था ना, ये वर्किंग कंडीशन में था, ये खराब नहीं था। क्योंकि अगर ये भी खराब निकल जाता तो भाई प्रॉब्लम बढ़ जाती, तब ये पानी बाहर कर ही नहीं पाते ये, और डूब गए होते। तो ठीक है, एक पंप काम कर रहा था। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio। अब देखिए ये रात इनकी कैसे गुजरी। कह रहा the night dragged on with an endless, bitterly cold, और कह रहे वो रात जैसे तैसे गुजरी, और वो उस रात बहुत ज्यादा क्या था, बहुत ठंड लग रही थी, और उस ठंड में एंडलेस रूटीन अर्थात बहुत ज्यादा काम करना पड़ा था उस ठंड भरी रात में भी इनको। और कौन कौन से काम करने पड़े पूरी रात उस ठंड में काम करना पड़ा। काम क्या क्या करना पड़ा? पंपिंग, पंपिंग करना पड़ा, पानी को बाहर कर रहे थे ये लोग लगातार। स्टीयरिंग, स्टीयरिंग का मतलब स्टीयरिंग जो भाई डायरेक्शन वगैरह को रेगुलेट करेंगे कि भाई किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, ऐसे कहीं भी रैंडमली नहीं जा सकते हैं ना भाई, एक प्रॉपर एक टारगेट फिक्स रहेगा ना कि हमें इसी तरफ जाना है, ठीक है। तो स्टीयरिंग कर रहे थे, पंपिंग कर रहे थे, एंड वर्किंग द रेडियो, और इनके पास जो रेडियो है, रेडियो पर भी अपना काम कर रहे थे। रेडियो पर काम करने का मतलब ट्राइंग टू सेंड मैसेज फॉर हेल्प। अब ये बहुत पैनिक सिचुएशन में था ना, ये एक डेंजरस स्नेयर में फंस चुके थे ना, तो भाई इनको हेल्प चाहिए कि नहीं चाहिए, और ये हेल्प कैसे मिलेगी जब ये कहीं मैसेज भेज पाएंगे कि हम यहाँ पर हैं, हमारे साथ ये हादसा हो चुका है और हमें हेल्प कीजिए, आकर के हमारी जान बचाइए, रेस्क्यू कीजिए हमें, ठीक है। तो वो रेडियो पर काम कर रहे थे कि एनी हाउ कुछ रेस्क्यू कॉल वो दे सके, मतलब बचाने के लिए खुद को। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू अवर मेडे कॉल्स। मेडे कॉल्स का इनको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था। तो ये मेडे कॉल्स कर तो रहे थे लेकिन इनका कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था। लेकिन सबसे पहले देखते हैं मेडे कॉल्स क्या होता है। मेडे कॉल्स होता है एंड व्हेन यू आर एट द रिमोट कॉर्नर ऑफ अ वर्ल्ड। भाई जब आप इस संसार के किसी रिमोट कॉर्नर में हो,
किसी ऐसे जगह पर हो जहां ह्यूमन एग्जिस्टेंस ना के बराबर है, एंड व्हेन यू गेट स्टक देयर, और जब आप वहां पर जाकर के फंस जाएं, प्रॉब्लम में आ जाएं, तो उस टाइम पर जो आप रेस्क्यू कॉल देते हो, खुद की जान बचाने के लिए जो हेल्प मांगते हो, ठीक है, थ्रू द रेडियो, थ्रू द वायरलेस जो हेल्प मांगते हो, उसको कहते हैं मेडे कॉल, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि हम मेडे कॉल्स दे तो रहे थे, हम बार बार अपनी जान बचाने का रिक्वेस्ट कर रहे थे, बार बार हम मैसेज, वी वर ट्राइंग टू सेंड मैसेज, ठीक है, लेकिन इनको कुछ रिप्लाई नहीं मिल रहा था, और हो सकता है कि कनेक्टिविटी इशू हो, मे बी कि भाई रिप्लाई कैसे मिलेगा, अब सामने वाले तक बात पहुंचेगी इनकी तब तो, मे बी वो बात पहुंचा ही नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो इनके मेडे कॉल्स का कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और कह रहे हैं कि अगर रिप्लाई नहीं मिल रहा था तो ये कोई सरप्राइजिंग नहीं था, ये चौंकने वाली बात नहीं थी, ये समझ सकते थे हम कि रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि बता रहे हैं कि हम एक इस वर्ल्ड के एक रिमोट कॉर्नर पर हैं। रिमोट कॉर्नर मतलब मैंने बताया ना कि जहां पर लैक ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस हो, जहां पर कोई रहता ना हो, एकदम एबंडन प्लेस कह सकते हो, एकदम खाली पड़ा हुआ जगह है जहां पर किसी के आप नामो निशान मिलेगा ही नहीं। तो ये कह रहे हैं कि हम संसार के रिमोट कॉर्नर में थे और यहाँ पर कहाँ कोई होगा, ठीक है, एंड दैट इज वाई हमें रिप्लाई नहीं मिल रही थी। तो बहुत शॉकिंग चीज नहीं थी, इट वाज ऑल ओके। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहे हैं स्यूज हेड हैड स्वॉलन अलार्मिंगली, याद है ना आपको, जब वो गए थे अपने बच्चों के पास, उन्होंने पूछा कि क्या तुम ठीक हो, तो बोला था ठीक तो है, लेकिन सू ने बताया था कि एक चोट लगा है, दर्द कर रहा है। तो अब उसी के बारे में बता रहा है कि स्यूज हेड हैड स्वॉलन अलार्मिंगली। अब ये बताना चाहते हैं कि स्यू का जो सर था, हैड स्वॉलन अलार्मिंगली, अलार्मिंगली का मतलब डेंजरसली, स्वॉलन का मतलब सूजन आ जाना, ठीक है। तो कह रहा है कि स्यू के सर पे वो जो चोट लगा था वो बहुत खतरनाक तरीके से सूज चुका था। शी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आईज, और कह रहा है कि शी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आईज, इनॉर्मस का मतलब कह सकते हैं आप ह्यूज, बहुत बड़ा, और ब्लैक आईज का मतलब काली आंखें। तो कहने का मतलब देखिए, अगर आप इमेजिन करिए, यहाँ पर इसके कहने का मतलब है सी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आईज, की उसकी दो बड़ी बड़ी काली आंखें हो गई थी। तो क्या आंखें काली हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी अचानक से साइज में, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन जब स्वेलिंग आ जाएगी, आप ध्यान दीजिएगा, स्वेलिंग आ जाएगी तो ये भी, जब स्वेलिंग आ जाएगी तो ये पूरा का पूरा पार्ट बड़ा दिखाई देने लगेगा कि नहीं दिखाई देने लगेगा। उसी को बता रहा है कि शी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आईज एंड नाउ शी सॉड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म। तो नॉट ओनली दैट, भाई ना वो केवल वही बम डेट नहीं था, कुछ और चोट लगा था उसने, अब उसने दिखाया। नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, उसने दिखाया कि उसके आर्म पर, उसके हाथों पर एक डीप कट आया हुआ है, मतलब किसी भी चीज से, किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से उसके हाथ कट गए थे। उसने पहली बार नहीं दिखाया था अपने फादर को, लेकिन इस बार दिखाया कि देखिए यहाँ पर तो चोट आया ही आया है, हाथ में भी कट मार्क आ चुका है। When I asked why she had not made more of her injuries before this, और नरेटर कह रहे हैं कि मैंने आज, जब मैंने पूछा कि why she had not made more of her injuries before this, कह रहे हैं कि मैंने पूछा कि उसने पहले, before this, इससे पहले इस इंजरीज के बारे में क्यों नहीं बताया। अर्थात अभी वो दिखा रही है ना उस कटे हुए हाथ को, तो वही पूछते हैं कि पहले तुमने क्यों नहीं बताया कि ये चोट भी लगा हुआ है। She replied, I did not want to worry you when you were trying to save us all. तो उसने क्या जवाब दिया, बोलती है सीओ कि I did not want to worry you, कहती कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, when you are trying to save us all, आप हम लोग को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप कितना खुद ही एफर्ट दिखा रहे हैं, आपको खुद ही कितने डिस्टर्ब्ड है, कितने परेशान है, और उसमें और ज्यादा परेशान मैं आपको नहीं करना चाहती, एंड दैट इज व्हाई आई डिडंट टेल यू अबाउट दैट बिफोर, कि भाई मैंने इससे पहले आपको वो नहीं बताया। भाई देखिए कितनी कितनी कह सकते हो सिंसियर लड़की है, ठीक है, कितना कितनी इंटेलिजेंट है, ठीक है, कितना कितना कह सकते हो कि मैच्योर है। यहाँ पर कौन, सुजैन, एक 7 साल की बच्ची, वो समझ रही है सिचुएशन को, वो समझ रही है कि व्हाट दे वर गोइंग थ्रू, कि वो किन किन चीजों की से गुजर रहे हैं, क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में वो अपने अपने कह सकते हो कि अपने पेन को छुपा ले रही है, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल कोई बच्चा होता तो लगता वही रोने गाने, और लगता मतलब बार बार दिखाने की ये कट गया, ये चोट आ गया, ये है वो है, रोता उसी में, ठीक है। लेकिन सी वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, कौन, सुजैन, और बहुत सिंसियर भी थी, कि नहीं भाई, वो जानती थी कि उसके फादर जो है अभी खुद ही इतने परेशान है, उसमें अपनी और इंजरीज में बता दूंगी, गिनाने लगूंगी अपनी प्रॉब्लम्स, और परेशान हो जाएंगे, और वो ये नहीं चाहती थी। दैट इज उसने बताया कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आगे देखते हैं।
बाय मॉर्निंग ऑन January 3। हाँ देखिए डेट आप याद रखिएगा किस डेट पर क्या हो रहा है भाई, ये सब 2 की चीजें हैं। 2 को वेव ने हिट किया था और ये सब हुआ था जो अभी हमने देखा था। अब आता है 3 बाय मॉर्निंग ऑन January 3। अब क्या आता है भाई 3 की सुबह, द पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल। अब कह रहे हैं कि 3 जनवरी की सुबह सुबह होने तक जो पंप थे, पंपिंग करते करते जो वाटर लेवल था वो सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल, मतलब अंडर कंट्रोल आ चुका था। मतलब अब देवर आउट ऑफ डेंजर। भाई अब पानी बहुत ज्यादा नहीं है शिप के अंदर, पंपिंग करके ज्यादातर पानी इन्होंने शिप के बाहर निकाल दिया। फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन, और अब पानी इतने कंट्रोल में है कि अब ये रेस्ट कर सकते हैं। 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन। अब इनको लग रहा था कि रेस्ट भी जरूरी है। अरे रेस्ट जरूरी है ना भाई, कल से लगातार ये सोए नहीं थे, कल से लगातार रेस्ट नहीं किया था इन्होंने, कंटिन्यूअसली ये अपना काम कर रहे थे, कंटिन्यूअसली एफर्ट्स दिखा रहे थे, कंटिन्यूअसली पंपिंग कर रहे थे और अमेंडमेंट्स करने की कोशिश कर रहे थे, रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, बिगड़ी हुई चीजों को बनाने की कोशिश कर रहे थे। कल से लगातार ये चल रहा था, लेकिन भाई बॉडी को रेस्ट की भी नीड है ना, तभी तो और ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट हो पाएगा, और ज्यादा काम कर पाएंगे आप। तो अब जब पानी का लेवल अंडर कंट्रोल आ गया तो इनको लगा कि अब ये रेस्ट कर सकते हैं, और रेस्ट भी कितने टाइम का, सिर्फ 2 घंटे का, और वो भी कैसे करेंगे, रोटेशन में। रोटेशन का मतलब कह सकते हो कि 1 बाय 1। ऐसा नहीं है कि एक साथ सभी लोग सोने चले जाएंगे कि चलो ठीक है सबको सही होगा, चलो अब आराम से सोते हैं, और सब लोग एक साथ सोने चले गए, पता चला इधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पानी किसी भी और सोर्स से आने लगा अंदर, तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि रोटेशन में, कि एक रेस्ट करेगा, एक भाई जगह रहेगा, चीजों को देखेगा भाई क्या क्या है, क्या बना क्या बिगड़ा है, तो रोटेशन में रेस्ट करने का डिसीजन लिया इन्होंने। चलिए आगे देखते हैं। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। कह रहा है कि ठीक है रेस्ट तो करने का डिसीजन ले लिया, प्रॉब्लम लेकिन अभी पूरी तरह से फिनिश नहीं हुई थी, प्रॉब्लम अभी भी बनी है। क्यों? इनको पता लगा कि एक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, भाई पानी का जो सरफेस है, उस पानी के सरफेस के पास जो बोट का हिस्सा है उसमें एक ट्रिमेंडस लीक, वहां से कुछ लीक था। लीक का मतलब वहां पर भी टूटा हुआ था और जिसकी वजह से पानी अंदर आ रहा था। तो अभी पूरी तरह से प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है, अभी एक नया प्रॉब्लम सामने दिखाई दे गया कि नीचे से पानी कहीं अंदर आ रहा है शिप के अंदर। अब देखते हैं ऑन चेकिंग, और जब इन्होंने चेक किया नैरेटर ने, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील। और कील क्या होता है, बोट के नीचे का एक हिस्सा होता है, ये बोट है, बोट के नीचे यहां पर एक होता है कील। तो यहाँ कील के पास ही क्या था, कह रहा है बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड चेकिंग, चेक करने पाया कि नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड। बोट के जो मेन रिब फ्रेम्स थे वो स्मैश मतलब टूट गए थे। तो यहाँ का जो पार्ट था ये कील के आसपास का, ठीक है, वो सब क्या हो चुका था, टूट गया था, और टूटने की वजह से पानी अंदर आ रहा था। अब देखते हैं क्या होता है। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partition. और इनको क्या पता लगा कि जब और ज्यादा डीप इन्वेस्टिगेशन किया इन्होंने, और ज्यादा चीजों को देखने की कोशिश की और कहाँ क्या खराब हुआ है, तो उन्होंने क्या देखा, देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड, कि स्टारबोर्ड का एक पूरा का पूरा सेक्शन जो था was nothing holding up का मतलब वो बिल्कुल पूरा का पूरा टूट चुका था, एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। और उस स्टार बोर्ड को अब तक संभाल किस चीज ने रखा था, कुछ कपबोर्ड पार्टीशन थे। कपबोर्ड का मतलब कह सकते हो कि लकड़ी की अलमारी। तो इनको जब और इन्वेस्टिगेट किया इन्होंने देखा कि जो बोर्ड का जो स्टार बोर्ड है, ठीक है, राइट पार्ट जो है, उस राइट पार्ट पर कहीं पर भी, ये तो एग्जैक्टली नहीं बताया कहां पर भी, कहीं पर भी एक पूरा का पूरा पार्ट टूट चुका है। और उस स्टार बोर्ड के जस्ट बगल में क्या था, कुछ कपबोर्ड्स थे, कुछ अलमारियां ऐसे रखी हुई थी, उस अलमारी ने ही इसको प्रोटेक्ट कर रखा है। अगर ये अलमारी भी ना होती तो हो सकता है पूरा पानी अंदर आ गया होता और अब तक ये डूब गए होते। ये चेक किया इन्होंने, एंड इट वाज अ वेरी हॉरिबल थिंग, ये बहुत खतरनाक था भाई, ये पूरा का पूरा कह सकते हो कि इनकी जान ले सकता था। ये चीज जो अभी इन्होंने फाइंड आउट की है रिसेंटली। अब देखिए क्या होता है। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, और अब कह रहे हैं कि वेव को हिट किए हुए कितने घंटे हो चुके थे, 15 आवर्स हो चुके थे, 15 घंटे हो चुके थे। अरे 2 जनवरी को शाम को वेव ने हिट किया था ना, ऑलमोस्ट 6 PM आपको याद होगा, और अभी 3 जनवरी का मॉर्निंग था, तो लगभग 15 घंटे हो चुके हैं। बट वेव वॉकर
would not hold together along enough for us to reach Australia. कह रहा कि 15 घंटे हो चुके हैं और अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है, भाई यहाँ से केप टाउन से निकले थे ना, तभी तो ये हादसा हुआ था ना, और ये केप टाउन से निकलने के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन को कहाँ पर रुकने वाले थे? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ये कह रहे हैं कि वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अब वेव वॉकर को देख करके ऐसा कंफर्म हो चुका था कि अब ये उतने देर तक सरवाइव नहीं कर सकता था ताकि वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच पाए। मतलब जो स्थिति थी, जो कंडीशन थी वेव वॉकर की, वो कंडीशन बिल्कुल साफ साफ रिफ्लेक्ट कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से पहले ये डूब जाएंगे। ऐसी एक सिचुएशन में थे। अब देखिए, आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। और अब बता रहा है कि अब इन्होंने अपने चार्ट चेक किए। चार्ट का मतलब वो मैप्स वगैरह चेक करेंगे ना, उसमें जो भी कह सकते हो कि डेस्टिनेशन होंगे, जो भी चीजें जो जहां पर होंगी सब उसमें डिस्क्राइब किए होंगे मैप में, उस चार्ट में। तो वही कह रहे हैं कि इन्होंने अपने चार्ट को चेक किया एंड कैलकुलेटेड, और चार्ट चेक करने के बाद कुछ कैलकुलेशंस किए, और उन कैलकुलेशंस के बिहाफ पर इनको पता चला कि देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। इनको पता चला कि जहां पर वो थे वहां से ईस्ट डायरेक्शन में फ्यू 100 किलो मतलब कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर क्या है? 2 स्मॉल आइलैंड, 2 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। तो भाई ऑस्ट्रेलिया तो जा नहीं सकते थे, ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से पहले ये डूब जाते। इसका मतलब है कहीं और इनको रुकना पड़ेगा, ठीक है, कहीं और अकोमोडेट करना पड़ेगा बिफोर रीचिंग ऑस्ट्रेलिया। और वो जो जगह कौन सी हो सकती है, कहां पर हम रुक सकते हैं, ये जब अपने चार्ट पर इन्होंने चेक किया तो पाया कि वहां से कुछ ही 100 किलोमीटर की दूरी पर क्या है? 2 आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे। आइलैंड तो आप जानते होंगे ना, लैंड सराउंडेड विथ वाटर, एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जिस पानी से घिरा होता है, तो उसको कहते हैं आइलैंड कहते हैं। तो भाई 2 आइलैंड थे, पता चल गया। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। और उन दोनों आइलैंड में से जो एक आइलैंड था ना, उस आइलैंड का नाम क्या था? आइल एम्स्टर्डम। और ये आइल एम्स्टर्डम जो आइलैंड था वो था क्या? वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। ये किस कंट्री से बिलोंग करता था? फ्रांस से। मतलब फ्रेंच लोगों का ये साइंटिफिक बेस था। अर्थात फ्रांस के लोग, फ्रांस के जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, वो अपना कह सकते हो कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते होंगे उस आइलैंड पर, ठीक है ना। तो आइल एम्स्टर्डम एक आइलैंड था जो फ्रेंच साइंटिफिक बेस था, ठीक है। उनको पता चला our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean। और अब our only hope, हमारी इकलौती उम्मीद बची थी क्या? was to reach, इनको पहुंचना था these pinpricks in the vast ocean। कहां पर पहुंचना था? इस vast ocean के एक पिन प्रिक पर पहुंचना ही इनका एक मतलब कह सकते हो ओनली होप, इकलौती उम्मीद बची थी कि कैसे भी करके इस वास्ट ओशियन के इस पिन प्रिक्स पर पहुंचा जाए। और इन पिन प्रिक्स किसको बोल रहा है? 2 आइलैंड्स को बोल रहा है। और ये पिन प्रिक्स का मतलब होता क्या है? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। वास्ट ओशियन का मतलब ये बड़ा सा, जहां पर ये जिस ओशियन में थे बहुत बड़ा है ये, बहुत इसका जो एरिया है कई 100 किलोमीटर्स में फैला हुआ है। और वहां पर ये जो आइलैंड है, मान लो ये आपका समुद्र है और ये आइलैंड, तो इसके साइज के कंपैरिजन में इसका जो साइज होगा आइलैंड का बहुत छोटा होगा कि नहीं होगा। और पिन प्रिक का मतलब होता है सुई के नोक के बराबर। तो वही बता रहा है कि इस बड़े ओशियन में ये जो दोनों आइलैंड थे ये एकदम छोटे छोटे थे, सुई के नोक के बराबर थे कंपैरेटिवली टू दिस ओशियन, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई बोल रहा है कि इस वास्ट ओशियन के पिन प्रिक्स पर पहुंचना इनका इकलौती उम्मीद बची हुई थी। आप समझ गए होंगे, मतलब उसके साइज को बताना चाहता है, ठीक है, कि इन आइलैंड का साइज कितना छोटा था इस बड़े से ओशियन में, और वहां पर पहुंचना था ताकि इनकी जान बच पाए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि बट अनलेस द विंड एंड सीज अबैटेड सो वी कुड होइस्ट सेल आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। लेकिन अनलेस, अनलेस का मतलब जब तक कि नहीं, तो जब तक विंड और सी अबैट नहीं होंगे, अबैट करने का मतलब कह सकते हो कि रिड्यूस होना, कम होना, अर्थात जब तक शी अबैट नहीं होगा अर्थात लहरें कम नहीं होंगी, विंड अबैट नहीं होगा अर्थात वो जो बहुत तेज तेज हवाएं चल रही हैं। तो अब इनको पहुंचना तो था उस आइलैंड पर, लेकिन कैसे पहुंचेंगे? स्पीड अच्छी खासी मेंटेन करेंगे, जल्दी जाएंगे तब तो पहुंचेंगे ना। लेकिन उस जल्दी जाने के लिए, स्पीड मेंटेन करने के लिए लहरें कम होनी चाहिए और हवाएं कम होनी चाहिए, तब तो ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। तो वही कह रहा है
कि जब तक कि लहरें कम ना हो, जब तक कि हवा कम ना हो, सो वी कुड होइस्ट सेल। और जब लहरें और हवा कम हो ताकि हम क्या कर सके, अपना सेल होइस्ट कर सके। सेल का मतलब वही जो मस्ट पर सेल बांधते हैं ये, तो उसको होइस्ट करेंगे तो वो इनको हेल्प करेगा और तेज जाने के लिए, ठीक है, और तेज आगे बढ़ने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि जब तक हवा की स्पीड और जो वेव्स का साइज है वो कम नहीं होगा, और जब तक अगर हम सेल होइस्ट नहीं करेंगे, और चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, तब तक हमारे चांसेस बहुत कम है वहां पर पहुंचने के। अर्थात सारी चीजें डिपेंड करती थी किस चीज पर, साइज ऑफ द वेव्स एंड द स्पीड ऑफ द विंड पर, कि भाई जब ये चीजें थोड़ी कम होगी तभी ये स्पीड बढ़ा पाएंगे, तभी पहुंच पाएंगे। लेकिन फिलहाल जैसी सिचुएशन है, जितनी ऊंची ऊंची लहरें हैं, जितनी तेज हवाएं हैं, उसको देख के लग रहा था कि इनके चांसेस बहुत कम है। मतलब इनको लग रहा था कि ये उस आइलैंड तक भी शायद पहुंच न पाए। द ग्रेट वेव हैड पुट अवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। और एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई थी। क्या? उन बड़ी बड़ी वेव्स के हिट करने की वजह से इनका जो ऑक्सिलरी इंजन था, ऑक्सिलरी का मतलब कह सकते हो हेल्पिंग इंजन। भाई देखिए, मैंने बताया था ना कि हमेशा अपने साथ एक्स्ट्रा चीजें कैरी करते हैं लोग। तो एक इंजन होता है बोट में, लेकिन एक और इंजन रखा जाता है, अल्टरनेट इंजन रखा जाता है, ऑक्सिलरी इंजन। तो इनका मेन इंजन तो सही था, लेकिन जो ऑक्सिलरी इंजन था, जो हेल्पिंग इंजन था, मतलब मेन इंजन के खराब होने के बाद जिस इंजन का यूज किया जाता है वो खत्म हो गया था, आउट ऑफ एक्शन हो गया था, मतलब वो खराब हो गया था। अर्थात अगर मेन इंजन अब बंद हुआ तो पूरी बोट बंद हो जाएगी, वो आगे बढ़ नहीं पाएगी। ठीक है, ये और भी बुरा हुआ इनके साथ कुछ और। चलिए आगे देखते हैं। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, अब धीरे धीरे टाइम आ गया क्या, जनवरी 4, 4 जनवरी के आ गया, मतलब 3rd ऑफ जनवरी को जैसे तैसे उन्होंने सर्वाइव किया। अब टाइम आ गया 4th ऑफ जनवरी आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग। और ये बताना चाहते हैं कि पिछले 36 घंटों से कंटिन्यूअस पंपिंग कर रहे थे हम। 2 जनवरी को वेव ने हिट किया था और 4 जनवरी, तो इस बीच का जो टाइम है लगातार पंपिंग चल रही थी। तो वही कह रहा है कि 36 घंटे तक लगातार पंपिंग करने के बाद वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। इतना ज्यादा पंपिंग करने के बाद अब जाकर के कुछ ही सेंटीमीटर्स जो है पानी शिप के अंदर बचा था। मतलब मोस्ट ऑफ द वाटर जो था इसको उन्होंने क्या कर दिया था, शिप के बाहर कर दिया था। अब कह सकते हो कि ठीक है, पानी की जो कंडीशन है, वाटर लेवल जो है शिप के अंदर का, वो अंडर कंट्रोल है। अब शिप में बहुत थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, क्योंकि लगातार पंपिंग की है भाई, मेहनत किया उसके लिए। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। तो अब शिप के अंदर का पानी जो प्रॉब्लम नहीं था, अब बस करना क्या था, वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग। अब उनको सिर्फ उसी पानी से डील करना था दैट स्टिल कमिंग इन, जो अभी भी अंदर आ रहा था। मतलब अब केवल उस पानी को मैनेज करना है इनको। अब केवल एक ही चीज करनी है कि ये करना है कि अब पानी अंदर ना आए। पानी जो ऑलरेडी अंदर है वो अब बहुत कम है, उसकी वजह से कोई बहुत डूबने के चांसेस बहुत कम है। अब बस ध्यान देना कि और पानी अंदर ना आए। अब देखिए, वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मस्ट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये मेन मस्ट पर कोई सेल भी सेट नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हवा इतनी तेज थी। प्रेशर ऑन द रिजिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। और क्यों नहीं सेट कर सकते थे मेन सेल? क्योंकि मेन सेल को सेट करने के लिए उसे बांधना पड़ता है भाई, रोप से, रस्सी से, ठीक है, उसको सपोर्ट देने के लिए। और हवा, प्रेशर ऑन द रिजिंग, और कह रहे हैं कि हवा का जब प्रेशर होगा, तो जब मान लीजिए ये बोट है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सेल बांधा, यहाँ पर रस्सियां बांधी हुई, आपने देखा होगा। तो जब हवा बहुत तेज है तो इस पर जब प्रेशर पड़ेगा तो इस रस्सियों पर भी प्रेशर पड़ेगा ना, और प्रेशर पड़ेगा तो ये जहां से बंधी है, जहां से अटैच है, इसको तोड़ ओड़ देंगी ना। वही बताना चाहते हैं कि जो प्रेशर पड़ेगा, रिजिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। उससे, उस प्रेशर की वजह से जो डैमेज सेक्शन है हल अपार्ट, मतलब वो तो पूरी तरह से टूट जाएगा। तो इस डर की वजह से, ठीक है ना, इस पैनिक की वजह से कह सकते हो कि इन्होंने क्या किया भाई, डिसाइड किया कि ये मेन मस्ट पर सेल जो है वो फिलहाल नहीं होस्ट करेंगे, सेल नहीं बांधेंगे, क्योंकि खतरा हो सकता है। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप। तो अब सेल नहीं वो बांध सकते थे, तो इन्होंने क्या किया, स्टॉर्म जिप को हिस्ट कर लिया। स्टॉर्म जिप मैंने बोला था ना कि ये जो मेन सेल होता है उसके कंपैरेटिवली बहुत छोटी होती है, ठीक है, वो इजिली काम कर सकती है, उसको आप यूज कर सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, स्टॉर्म जिप का हेल्प किया, स्टॉर्म जिप का यूज किया, एंड headed फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर। और headed का मतलब आगे बढ़ जाना, और ये निकल पड़े उस डायरेक्शन में, वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर, उस डायरेक्शन में आगे निकल पड़े जिधर इनको लगता था कि वो दोनों आइलैंड्स थे। मतलब उसी आइलैंड पर पहुंचना। अब टारगेट क्या है, अब
भाई सबसे बड़ा एम्बिशन यही है कि ऐसे तैसे उस दोनों आइलैंड पर पहुंचा जाए, सो दैट दे कुड बी सेव्ड, ताकि उनकी जान बचाई जा सके। तो अब निकल पड़े उस डायरेक्शन में जिधर इन्होंने कैलकुलेट किया कि इधर ये आइलैंड, उधर निकल पड़े। चलिए आगे देखते हैं। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स। और देखिए मैं बता दूं कि इन 2 दिनों के बीच, मतलब 2 जनवरी से लेकर के 4 जनवरी के बीच इन्हें कुछ खाया भी नहीं था। भाई इतना ज्यादा कह सकते हो कि ये पैनिक थे, इतना ज्यादा वो डिस्टर्ब्ड थे, ठीक है, इतने ज्यादा एंजाइटी में थे ये लोग, इतने ज्यादा प्रेशर में थे कि खाने वाने का याद नहीं था। लेकिन अब फाइनली क्या हुआ, मैरी कुछ खाने के लिए लेकर आए। तो मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ, कुछ कॉर्न बीफ लेकर के आए। बीफ क्या होता है, एज यू ऑल नो, वो गाय या भैंस के मांस को बीफ कहते हैं। तो फॉरेन्स में तो बहुत नॉर्मल है कंज्यूम करना है, ठीक है, हम इंडिया में तो बहुत थोड़ा सा रेयर है, लेकिन फॉरेन में लोग कंज्यूम करते हैं इजीली। तो कुछ कॉर्न बीफ लेकर, कॉर्न का मतलब वो भुट्टा, तो मतलब मिक्सअप होगा, बीफ होगा, भुट्टा का बना हुआ कोई डिश होगा, तो कॉर्न बीफ लेकर के आए। एंड क्रैकर बिस्किट्स, क्रैकर बिस्किट्स कह सकते हो, क्रंची बिस्किट्स, तो नॉर्मल बिस्किट्स को ही बोला जाएगा यहाँ पर। एंड वी एट अवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। और कह रहा है कि 2 दिनों के बाद जाकर के वी एट अवर फर्स्ट मील, 2 दिनों के बाद इन्होंने जाकर के कुछ खाया। मतलब बताया था ना मैंने कि 2 जनवरी के बाद से कुछ खाया नहीं था बेचारों ने, तो 4 जनवरी को कुछ थोड़ा बहुत इन्होंने कुछ खाया। चलिए आगे देखते हैं। बट अवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, बट अवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। लेकिन इनका जो रिस्पाइट, रिस्पाइट का मतलब जो रेस्ट कह सकते हो, जो रेस्ट कर रहे थे ना ये रोटेशन में 2 आवर्स, 2 आवर्स के रोटेशन में, याद होगा आपको। तो कह रहे हैं कि हम रेस्ट तो कर रहे थे 2 घंटे के रोटेशन में, लेकिन इट वॉज शॉर्ट लिव्ड, अर्थात इनका जो रेस्ट था वो बहुत देर तक चला नहीं। मतलब कुछ और सामने आ गया है, इसकी वजह से अब ये रेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। At 4 PM, black clouds began building up behind us। और क्यों ये रेस्ट करने की सिचुएशन खत्म हो चुकी थी, क्योंकि 4 जनवरी को शाम को 4 बजे ब्लैक क्लाउड्स बिगन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, काले बादल जो है वो बनने लगे आसमान में, ठीक है, ब्लैक क्लाउड्स बिगन बिल्डिंग बिहाइंड अस, कहने की आसमान में फिर से काले काले बादल मंडराने लग गए। Within the hour, the wind was back to 14 knots and the seas were getting higher। और बादल आने के, बादल दिखाई देने के विद इन आवर्स का मतलब कुछ ही घंटों के अंदर, ठीक है, क्या होने लगा, विद इन द आवर, मतलब 1 घंटे के अंदर, कुछ ही नहीं, विद इन द आवर, 1 घंटे के अंदर ही द विंड वॉज बैक टू 40 नॉट्स। विंड स्पीड बहुत बढ़ गई, 40 नॉट्स बन गई, मतलब 40 नॉटिकल माइल्स पर आवर। मैंने बताया था ना नॉटिकल माइल 1.8 समथिंग किलोमीटर इज इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल। बताया था मैंने कि पानी में जो डिस्टेंस होता है उसको नॉटिकल माइल में ही मेजर करते हैं। तो अब विंड स्पीड क्या होगी, 40 नॉट्स एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और समुद्र भी हायर होने लगा, अर्थात समुद्र की जो वेव्स हैं, लहरें हैं, वो भी बहुत ऊंची ऊंची उठने लगी। द वेदर कंटिन्यू टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट। डिटेरियोरेट का मतलब बिगड़ना, खराब होना। और कह रहे हैं कि जो मौसम था थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात क्या रहा, खराब ही रहा। मतलब पूरी पूरी रात ये तेज हवाएं और ऊंची ऊंची लहरें उठती रही समुद्र में। एंड बाय डॉन ऑन जनवरी 5, डॉन का कुछ क्या हो रहा भाई, डॉन का मतलब कह सकते हो भोर। एंड बाय डॉन ऑन जनवरी 5, और 5 जनवरी की भोर होते होते और सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट। इनकी सिचुएशन एक बार फिर से क्या हो गई, डेस्परेट हो गई। डेस्परेट का मतलब फिर से बहुत ज्यादा खराब हो जाना। तो 5 जनवरी की भोर के टाइम जाते जाते इनकी सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी थी। खराब होने का मतलब क्या है, वही समुद्री हवाएं और समुद्र में लहरें ऊंची ऊंची उठने लगी, और इनको फिर से भाई खतरा दिखाई देने लगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब कह रहा है when I went in to comfort the children। अब कह रहे हैं कि जब मैं अंदर गया, when I went in to comfort the children, कह रहे हैं अब मैं अंदर गया बच्चों को कंफर्ट करने के लिए। अरे बच्चे अंदर है ना, और भाई इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा मोरल सपोर्ट किसे चाहिए, भाई बच्चों को हो तो चाहिए ना, क्योंकि सबसे ज्यादा कह सकते हो कि अनएक्सपीरियंस्ड वही है बेचारे, सब उनके साथ शायद ये पहली बार सब हो रहा हो, तो इन्होंने ये सब चीजें कभी फेस नहीं की हैं और छोटे भी हैं, वो जल्दी घबराएंगे। तो कह रहे हैं व्हेन आई वेंट टू कंफर्ट द चिल्ड्रन, अब जब मैं अंदर गया बच्चों को कंफर्ट करने के लिए, ठीक है, जॉन आस्क्ड, तो जॉन ने पूछा, जॉन कौन, वही जोनाथन, उसने पूछा डैडी आर वी गोइंग टू डाई। मतलब कितना कह सकते हो कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसका रिप्लाई करना अपने आप में बहुत हार्ड हो सकता है।
तो वही जॉन ने पूछा कि डैडी आर वी गोइंग टू डाई, जॉन ने पूछा कि पापा क्या आज हम मरने वाले हैं। आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, तो नैरेटर कह रहा है कि आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। नैरेटर कह रहा है कि मैंने उसे एश्योर करना, एश्योर अर्थात भरोसा दिलाना, विश्वास दिलाना, तो कह रहे हैं मैंने उसको भरोसा दिलाने की कोशिश की दैट वी कुड मेक इट, कि हम सब ठीक कर देंगे। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर वो बोल रहा है कि आप मरने वाले हैं तो नैरेटर तो ऐसा नहीं रिस्पॉन्स देंगे ना कि हाँ हाँ बेटा मरने ही वाले हैं, बस ये कुछ ही घंटे की बात और है, फिर राम नाम सत्य हो जाएगा, फिर ठीक है ये वो, ऐसा तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा ना। सामने वाला कहीं ना कहीं एश्योर करने की कोशिश करता है, उम्मीद देने की कोशिश करता है कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा इन्होंने भी किया एज जनरल, तो इन्होंने बोला कि ठीक है हम सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर से बोलता है बट डैडी, ही वेंट ऑन, ही वेंट ऑन का मतलब उसने आगे भी बोला, वो कहता है डैडी वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और वही स्टेटमेंट विच इज द टाइटल ऑफ द चैप्टर, मैंने बोला था ना कि जो चैप्टर का टाइटल है, इट वाज अ स्टेटमेंट मेड बाय अ बॉय, मेड बाय अ चाइल्ड, एक बच्चे के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। तो यही स्टेटमेंट दिया है यहीं पर किसने, जॉन ने। बोलता है कि डैडी वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। कहता है डैडी अगर हम सब साथ हैं ना, और कौन कौन, यू, मम्मी, शिव एंड आई, कहता है कि आप हैं, मम्मी है, शिव भी है और मैं भी हूं, हम सभी तो एक साथ है इस समय, और एक साथ होते हुए अगर हम मर भी गए ना तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मुझे उससे भी डर नहीं लगेगा। अगर हम साथ हैं तो जो भी होगा हमारे साथ सबके साथ होगा। इस बात की खुशी है कि जो भी होगा अच्छा है बुरा हम साथ तो है ना। तो देखिए कितना सिंसियर स्टेटमेंट है इस बच्चे के द्वारा, कितना ब्रेव स्टेटमेंट है, ठीक है। कह सकते हो कितना, फिर से वही अगेन वही मैच्योरिटी दिखाई देती है, सिंसियरिटी दिखाई देती है, दिखाई देता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग ही वॉज बिल्ट, हाउ करेजियस ही वॉज। भाई इस सिचुएशन में भी एक छोटा सा बच्चा, जहां पर उसे बहुत पैनिक हो जाना चाहिए था, जहां पर बहुत घबरा जाना चाहिए था, जहां पर उसे उसे कह सकते हो कि कंट्रोल कई बार होता है इंसान अपने ऊपर से खो देता है, उस सिचुएशन में उसने कैसे अपने आप को संभाला है, उसका मेंटल स्टेबिलिटी कितना, कितना मेंटली स्टेबल है वो, मेंटली कितना स्ट्रांग है वो, इमोशनली कितना स्ट्रांग है, फिजिकली कितना स्ट्रांग होगा वो, ठीक है। ये दिखाया जाता है किसके किसके लिए, जो नादन के लिए। कहता है कि अगर हम साथ हैं तो भाई मर भी गया तो कोई फिक्र की बात नहीं है। अब नैरेटर कह रहे हैं कि आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड, कह रहे हैं कि मेरे पास अब मेरे पास शब्द ही नहीं थे, मेरे पास कोई बात ही नहीं समझ आ रही थी कि मैं उसे रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड का मतलब रिप्लाई करना, कि जुनादन की उस बात का क्या रिस्पॉन्स दूं मैं, क्या जवाब दूं, क्या आंसर करूं मैं उसे, ठीक है, क्या रिप्लाई दूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा कह रहे हैं वो। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटर्मिन टू फाइट द सी, लेकिन कह रहे हैं कि मैं बच्चों के केबिन से निकला, लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन, लेकिन मैं डिटर्मिन था। डिटर्मिन का मतलब होता है मेकअप माइंड, मतलब मन बना लेना, ठान लेना। तो कह रहे हैं कि मैं बच्चों के केबिन से निकल तो गया, लेकिन मैंने ठान लिया था टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड। उन्होंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए आई वुड फाइट इट, मैं लड़ूंगा, आई वुड नॉट गिव अप। उन्होंने ठान लिया था कि मैं हार नहीं मानूंगा, जो भी हो जाएगा। मैं बच्चे की बात, बच्चा इतना छोटा सा बच्चा इतना हिम्मत दिखा सकता है, इतना करेज दिखा सकता है, तो व्हाई वुड नॉट आई, मैं क्यों नहीं दिखा सकता हूँ। ऐसा लगा होगा नैरेटर को कि वो छोटा बच्चा जब इतना कह सकते हो कि शायद वो उम्मीद कर रहा है, शायद वो जो भी है उसके मन में चल रहा है, मतलब उस बच्चे को देख करके मन में आया कि कैसे भी करके मुझे सबकी जान बचानी है। और वही कह रहा है कि आई लेफ्ट द चिल्ड्रन कैन बी डिटरमिन्ड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड, जो कुछ भी था सोच लिया कि अब लड़ूंगा मैं हार नहीं मानूंगा। कह रहे हैं टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड। अब जो वीकेंड स्टारबोर्ड साइड था, याद है ना वो स्टारबोर्ड साइज टूट चुका था, केवल कुछ कपबोर्ड पार्टीशंस ने उसे होल्ड कर रखा था, ठीक है। तो वही कह रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो वीकेंड स्टारबोर्ड साइज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आई डिसाइडेड टू हीव टू। हीव टू का मतलब हो सकता है, कह सकते हो कि स्पीड को स्लो करना, ठीक है, मैनेज करना, स्पीड को रेगुलेट करना। विद द अनडैमेज पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स, और इनको क्या डिसाइड किया ना, अनडैमेज पोर्ट हल। इन्होंने सोचा कि कैसे भी करके भाई उसके डैमेज को मैं और रिकवर करूंगा, उसके डैमेज को मैं सही करूंगा, ठीक है ना। जो भी टूटी हुई चीजें हैं उसको वापस से अमेंड करके, रिपेयर करके मैं सब कुछ सही करूंगा। अब मैं हार नहीं मानूंगा, मैं ऐसे बैठूंगा नहीं। इन्होंने क्या किया, यूजिंग एन impoverished सी एंकर of heavy nylon rope and 222 liters 22 liters plastic barrels of paraffin,
पैराफिन इज अ काइंड ऑफ ऑयल, एक प्रकार का तेल होता है पैराफिन। और बैरल्स, बैरल का मतलब बड़े बड़े डब्बे, ठीक है ना, जिनमें ये क्या रखा जाता है, ये पैराफिन का ऑयल रखा जाता है। ये हो गया बैरल्स। तो अब देखिए क्या होता है। मैंने डिसाइड किया कि नहीं भाई, मैं आई वुड मेक इट, मैं कैसे भी करके सब संभालूंगा, सब कुछ सही करूंगा। उन्होंने क्या किया, सी एंकर बनाने का डिसीजन लिया, एक इम्पावरिश सी एंकर। सी एंकर, एंकर मैंने बताया था ना कि दो तरह के होते हैं, एक तो साइड पर जब शिप खड़ी होती है उसको फंसाने के लिए, और एक एंकर का यूज किया जाता है बोट की स्पीड को कम करने के लिए। तो इन्होंने एक सी एंकर बनाया, कैसे, ऑफ हैवी नायलॉन रोप। क्या क्या लेकर के बनाया, एक हैवी नायलॉन रोप लिया, एक भारी भरकम सा मजबूत सा नायलॉन मटेरियल का बना हुआ एक रस्सी लिया, एंड 222 लीटर्स प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, और दो क्या लिए, 22 लीटर के प्लास्टिक के बैरल्स लिए। और प्लास्टिक के जो बैरल्स थे, जो डब्बे थे, किस चीज के थे, पैराफिन के। तो पैराफिन का ऑयल रखने वाला दो प्लास्टिक का बैरल लिया, बड़ा बड़ा डब्बा लिया, नायलॉन रोप लिया, उसको बांध करके, और क्या करेंगे, वो बांध करके समुद्र में से छोड़ देंगे। तो जब समुद्र में ऐसे छोड़ेंगे, तो जब वो प्लास्टिक के बैरल्स जाएंगे, तो वो क्या करेंगे भाई, जब शिप आगे बढ़ेगी तो वो बैरल्स रोकेंगे ना, कहने के उसको प्रेशर देंगे, ठीक है। और प्रेशर की वजह से जब उसको और प्रेशर पड़ेगा, उसका वेट और बढ़ेगा, जब वेट और बढ़ेगा तो कहीं कहीं पे जो स्पीड है वो मैनेज होगी ना, वो कम होगी ना। बिल्कुल ऐसा ही करना चाहते थे नैरेटर। तो इन चीजों की हेल्प से उन्होंने क्या किया, एक प्लास्टिक का एंकर बनाया। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, और कह रहा है कि दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। कह रहा उस शाम, किस शाम, कौन सा डेट है भाई, 5th ऑफ जनवरी, याद रखिएगा। उस शाम मैरी और मैं साथ साथ बैठे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। As she motion of the ship brought more and more water in through the broken planks। और क्या हो रहा था, तो देखो अरेंजमेंट्स तो कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन क्या पूरी तरह से रिपेयर हो जाएंगी चीजें, बिल्कुल नहीं हो पाएंगी ना, कितना भी कर ले, लेकिन पानी तो फिर भी आएगा ही अभी शिप के अंदर, ठीक है। जैसे जैसे वेव्स ऊंची होती जाएंगी, जैसे जैसे सी का जो वेव्स का जो फोर्स है वो बढ़ेगा, ठीक है, तो वो पानी अंदर आएगा। तो वही कह रहे हैं कि इन्होंने साथ बैठे थे एज द मोशन ऑफ द शिप, और जब शिप आगे बढ़ रहा था, ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। तो मोर एंड मोर वाटर थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, उन ब्रोकन प्लैंक से, टूटे हुए पार्ट से और ज्यादा से ज्यादा पानी अंदर आ रहा था। तो ये लोग बैठे हुए थे और बैठ करके क्या देख रहे हैं, पानी अभी भी शिप के अंदर आ रहा है थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, ठीक है। वी बोथ फेल्ट द एंड वाज नियर, और इन दोनों को लगा क्या, दैट द एंड वाज नियर। इन दोनों को लगा कि अब इन लोगों का एंड क्या है, नजदीक है। इन लोगों को लगा कि अब हम बच नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई एश्योरेंस नहीं था, कोई गारंटी नहीं थी कि वो उस आइलैंड तक भी पहुंच पाएंगे या नहीं। उनको लग रहा था कि हो सकता है वो आइलैंड मिले ही ना, या ऐसा लग रहा था कि आइलैंड पहुंचने से पहले ही शिप डूब जाए, कुछ मतलब बुरा ही होगा जो होगा, ऐसा इनको लग रहा था। अब देखिए, but Wave Walker rode out of the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant। लेकिन क्या हुआ, बट वेव वॉकर रोड आउट ऑफ द स्टॉर्म, लेकिन वेव वॉकर भी बहुत स्ट्रांग था, ठीक है, बहुत ज्यादा भाई। स्टार्टिंग में बताया गया था कि प्रोफेशनली बिल्ड, वेव वॉकर्स को प्रोफेशनल से बनाया था भाई, इतनी आसानी से वो वेव वॉकर भी हार नहीं मानेगी, इतनी आसानी से नहीं डूबेगा वो। तो कह रहा है वेव वॉकर रोड आउट ऑफ द स्टॉर्म, वेव वॉकर उस स्टॉर्म से नहीं आओ बाहर निकला, एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और 6 जनवरी की सुबह होते होते, 6 जनवरी की मॉर्निंग होते होते, विद द विंड ईजिंग, हवा थोड़ी सी कम हुई, थोड़ा सा ईज हुआ, हवा की स्पीड कम हुई। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, और इन्होंने फिर रीडिंग करने की कोशिश की, किसके थ्रू, सेक्सटेंट के थ्रू। रीडिंग का मतलब क्या रीड करना, डायरेक्शन को, ठीक है, और किस चीज की हेल्प से, सेक्सटेंट। सेक्सटेंट क्या होता है, काइंड ऑफ अ कंपास, एक कंपास ही होता है सेक्सटेंट भी, जो डायरेक्शन दिखाता है। भाई कहीं पर भी आप हैं, ठीक है, तो आपको डायरेक्शन वगैरह का नॉलेज अगर लेना है तो कंपास का यूज करते हैं ना, जिसमें कुछ सुइयां होती हैं, वो ऐसे रेगुलेट करती हैं, बताती हैं, और उसी का अल्टरनेटिव होता है क्या, सेक्सटेंट। तो सेक्सटेंट की हेल्प से उन्होंने रीडिंग ली कि भाई कहाँ किस डायरेक्शन में क्या जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। बैक इन द चार्ट रूम, और उधर चार्ट रूम में आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, चार्ट रूम बैठ करके ये सब कैलकुलेट कर रहे थे कि इनकी कि विंड स्पीड क्या है, कि कितनी स्पीड से विंड चल रही है, चेंजेस ऑफ कोर्स। चेंजेस ऑफ कोर्स का मतलब जो किस किस कोर्स पर किस डायरेक्शन में चेंज करना है, डायरेक्शन को किस चीज के डायरेक्शन को, भाई शिप के डायरेक्शन को कहाँ किस तरह से चेंज करना है, किस डायरेक्शन जाना है। ड्रिफ्ट एंड करेंट, और जो ड्रिफ्ट थी,
जो करंट थे, मतलब जो तेज तेज हवाएं वगैरह थी समुद्र में, उसको भी नोटिस किया कि हवा किधर की तरफ है। ठीक है, ऐसा होता है ना कि हवा जिधर की तरफ रहेगी, अगर उस डायरेक्शन में जाना हो तो ईजी हो जाएगा, और अगर उसके अगेंस्ट जाना हो तो उसका फोर्स पड़ेगा, वो स्पीड को आपको रोकेगा। ठीक है, तो वो सब इन्होंने चेक किया। एफर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजीशन, और भाई अपना पोजीशन चेक किया कि हम कहाँ हैं, विंड स्पीड क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या चांसेस हैं, ये सब इन्होंने चार्ट रूम फ्लोर में बैठ करके सब चेक किया। द बेस्ट आई कुड डिटरमिन was that we were somewhere in 1,05,000 kilometers, 1,50,000 सॉरी। तो कह रहा है कि द बेस्ट आई कुड डिटरमिन, और सारी चीजें रीड करने के बाद, सारी चीजें नोटिस करने के बाद सबसे बेस्ट रिजल्ट पर जब ये पहुंचे तो इनको क्या समझ में आया, दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन, कि हम एक 1.5 लाख किलोमीटर के ओशियन में हैं। इनको ये बात समझ में आ गई कि ये जिस ओशियन में, उस ओशियन का एरिया टोटल कितना है, 1,50,000 किलोमीटर्स है, और हम क्या ढूंढ रहे हैं, 65 किलोमीटर्स वाइड आइलैंड। तो हम 1.5 लाख किलोमीटर के इस ओशियन में महज 65 किलोमीटर्स का वाइड आइलैंड, सोच लो 1.5 लाख किलोमीटर के कंपैरेटिवली ये 65 किलोमीटर क्या है। एंड तभी तो बोला था ना कि एक पिन प्रिक हम ढूंढ रहे हैं, पिन प्रिक ढूंढना है, मतलब इस बड़े से ओशियन में सुई के नोक के बराबर बड़ा क्या ढूंढना है हमें, आइलैंड ढूंढना है। तो ये इनको समझा, और ये बहुत टफ टास्क था ना, बहुत, इट वॉज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी, इतना आसान नहीं होने वाला था इस चीज को ढूंढना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। While I was thinking, अब जब ये सब सोच रहे थे बैठ करके अपने कैलकुलेशंस पर, अपने चांसेस पर जब ये विचार कर रहे थे, तो स्यू मूविंग पेनफुली, अब स्यू आई मूविंग पेनफुली, बेचारी को दर्द हो रहा है ना, सोलन हेड, कट मार्क ऑन हर आर्म, कई सारी दिक्कत थी ना, तो स्यू आई ज्वाइन मी का मतलब वो भी इनके पास आकर के बैठ गई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी सोलन, और कह रहे उसके हेड का जो लेफ्ट साइड है वॉज नाउ वेरी सोलन, अब वो बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई, जिसमें बहुत ज्यादा सूजन आ गई थी। एंड हर ब्लैक एंड आईज नैरो टू स्लिट्स, और उसकी जो आंखें थी नैरो टू स्लिट्स का मतलब जब देखिए जब स्वेलिंग आ जाएगी तो ऐसे बहुत ज्यादा, जब ये बड़ा हो जाएगा यहाँ पर स्वेलिंग, तो ये आंखें एकदम स्लिट हो जाती है, मतलब पतली हो जाती है ऐसे, जब यहाँ सूजन आ जाएगी ऐसे ऐसे करके आ जाएगी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चलिए, सी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, और आकर के वो क्या की उसने, शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, उसने एक कार्ड दिया जिस कार्ड को उसने खुद ही बनाया था। ठीक है, क्या था वो कार्ड, किस बारे में था, देखते हैं। ओह, द फ्रंट हैड, ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स, कैरिकेचर्स कह सकते हैं आप भाई, कार्टून। तो उस जो कार्ड दिया उसने, उस कार्ड के फ्रंट पर कुछ कैरिकेचर्स, कुछ कार्टून बने हुए थे, और वो कार्टून किसका बना हुआ था, मैरी एंड मी, वो कार्टून था मैरी का और खुद नैरेटर का, मतलब मैरी ने अपने पेरेंट्स का कार्टून बनाया था विथ वर्ड्स, कुछ लिखा भी था उस कार्टून के साथ। हियर आर सम फनी पीपल, उसने क्या लिखा था कि भाई देखिए यहाँ पर कुछ फनी पीपल हैं, कुछ फनी लोग हैं। और कार्टून, जैसे मान लीजिए आपको एक कार्टून कैरेक्टर के तौर पर रिफ्लेक्ट किया जाए तो कितना फनी लगेगा, नाक वाक, कार्टून कैरेक्टर का नाक वाक बड़ी होती है, कान बड़े होते हैं, अजीब अजीबोगरीब अपीयरेंस होता है, तो वही करा है। तो उसने क्या लिखा था कार्टून बना करके कि हियर आर सम फनी पीपल, उसने लिखा था कि यहाँ पर कुछ फनी पीपल हैं, डिड दे मेक यू लाफ, और फिर उसने नीचे लिखा हुआ था क्वेश्चन कि क्या आपको हंसी आई इन्हें देख करके, आई लव्ड लॉट एज वेल, और उसने क्या लिखा था मैरी ने, सॉरी मैरी नहीं, स्यू ने लिखा था कि क्या आपको इनको देख कर हंसी आ रही है, और उसने लिखा था कि मुझे तो बहुत हंसी आई इनको देख करके। इनसाइड वाज अ मैसेज, और उस कार्ड के अंदर एक मैसेज भी पड़ा हुआ था। ठीक है, ओ हाउ आई लव यू बोथ, उस मैसेज में स्यू ने लिखा था कि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, आप दोनों से, किन से, अपने पेरेंट को के लिए बोला उसने कि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और उसने बोला कि ये कार्ड मैंने आपको दिया है आपको थैंक करने के लिए, क्योंकि आप इतना एफर्ट्स दिखा रहे हैं, आप इतने परेशान हैं, आप इतना स्ट्रगल कर रहे हैं जस्ट टू सेव अस, ऐसा वो कहना चाहती है। कहती है कि मैं आपको थैंक करना चाहती हूँ आपके एफर्ट्स के लिए, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और उसने लास्ट में बोला कि उम्मीद करते हैं कि आगे जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। ठीक है, चलिए, somehow we had to make it, और उसने लास्ट में लिखा कि हम कर लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे इस चीज को, हम इस चीज से बाहर निकल जाएंगे, we would be out of danger, we would make it,
ऐसा उसने दिखा था लास्ट में। तो सोचिए मैथ 7 साल की एक छोटी बच्ची जो इस पैनिक सिचुएशन में किस तरह से सूद आउट कर रही है अपने पेरेंट को, किस तरह से असिस्ट कर रही है, किस तरह से वो लाइट मूड में लाना चाहती है अपने फादर को। जानती है कि लोग कितने परेशान हैं, इस परेशानी में अगर थोड़ा बहुत मतलब कुछ कुछ अगर उनको हंसने के कुछ चांसेस दिए जाए, ठीक है, कुछ कुछ लाफ्टर क्रिएट किया जाए, तो ऐसा वो चाहती थी। एंड दैट इज व्हाई शी हैड मेड दैट कैरिकेचर्स ऑफ हर पेरेंट्स। उसने अपने पेरेंट्स का वो कैरिकेचर बनाया था, ठीक है। वो चाहती थी कि थोड़ा सा लाइट हार्टेड हो, लाइट मूड में आए सभी लोग, ठीक है। ये भी उसकी समझदारी का एक बहुत बेस्ट एग्जांपल आप कह सकते हैं कि सुजैन भी कितनी समझदार थी एट एन वेरी अर्ली एज। इतनी छोटी सी उम्र में मैथ 7 साल की एक बच्ची इतनी समझदारी दिखा रही है। वो जानती है कि एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर हर कोई इतना हैवी हर्ट है, जिसका हैवी मूड है, तो उसमें थोड़ा सा लाइट हार्टेड करना वुड बी दैट ऑप्शन कि ठीक है सब कुछ थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। और उसने भाई क्या दिया, होप भी दिया, उसने पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया, ठीक है। अब कह सकते हो कि एक ऑप्टिमिज्म शो किया उसने कि ठीक है वी वुड मेक इट, आप घबराइए मत, जो होगा अच्छा होगा, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माय कैलकुलेशंस। नैरेटर कह रहा है कि मैं अपने कैलकुलेशंस को बार बार चेक किया। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, और कह रहा है कि अब हमने अपना जो मेन कंपास है उसे खो दिया था। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वाज यूजिंग अ स्पेयर। और स्पेयर, स्पेयर का मतलब मैंने बताया था ना पहले, स्पेयर का मतलब एक्स्ट्रा, किसी चीज का जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है। तो मेन कंपास तो खो गया था और अब ये स्पेयर यूज कर रहे थे विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। और ये जो स्पेयर था ये कह सकते हो कि उतना ठीक नहीं था, ये कंपास उतना अच्छा नहीं था, ये मैग्नेटिक वेरिएशंस को अच्छे से शो नहीं कर रहा था। तो मेन कंपास पूरा अच्छा होगा भाई, ठीक है ना, वो हर चीज बताएगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन देगा आपको। लेकिन ये जो स्पेयर यूज कर रहे थे वो इतना अच्छा नहीं था भाई, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, ये इतना अच्छा सा बिल्ड नहीं था, तो मैग्नेटिक वेरिएशंस का उतना ज्यादा कह सकते हो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा था नैरेटर को। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean। अब कह रहा है मेड एन अलाउंस फॉर दिस, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन तो था नहीं। मेड एन अलाउंस फॉर दिस, जो वो स्पेयर कंपास दिखा रहा था उसी को अलाउ किया इन्होंने, जिधर वो डायरेक्शन दिखा रहा था उसी डायरेक्शन को मान लिया इन्होंने, किसी डायरेक्शन में जाना चाहिए हमें। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स, और उन्होंने एस्टिमेट किया, अनुमान लगाया कि जो वेस्टर्ली करंट्स हैं, ठीक है, वेस्टर्ली करंट्स, करंट्स का मतलब वही तेज हवाएं जो वेस्ट साइड से तेज हवाएं बह रही हैं, ठीक है ना, उनका इन्फ्लुएंस क्या है, उनका प्रभाव क्या पड़ सकता है इंडियन ओशन में। मतलब उनके इन्फ्लुएंस के आधार पर उन्होंने कि जो वेस्टर्ली करंट्स हैं वो किधर से आ रही हैं, किधर को जा रही हैं, इन सब चीजों पर डिपेंडेंसी दिखाते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि वो किस डायरेक्शन में हो सकता है वो आइलैंड, और किस डायरेक्शन में जाना चाहिए उसी डायरेक्शन में ये निकल पड़े। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कह रहा है अबाउट 2 PM, लगभग दोपहर के 2 बजे। कौन सा दिन है, डेट क्या है भाई, 6 जनवरी, याद रखिएगा। उस दिन लगभग दोपहर के 2 बजे आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री। अब ये डेक पर गए और लैरी से उन्होंने बोला क्या करने के लिए, टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री। उन्होंने बोला लैरी से कि एक काम करो भाई 185 डिग्री का टर्न ले लो, मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उस डायरेक्शन से 185 डिग्री का टर्न लेना था इनको। भाई इन्होंने वो कंपास में चेक किया था ना, जो स्पेयर कंपास था कि कहाँ जाना है किधर जाना है, उसी को अलाउ किया था इन्होंने। तो कंपास ने बताया कि अगर उस आइलैंड तक पहुंचना है तो वहां से 185 डिग्री का टर्न लेना पड़ेगा, और यही चीज जाकर के इन्होंने लैरी को भी इन्फॉर्म कर दी कि 185 डिग्री का टर्न लेना है। इफ वी वर लकी आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील। तो कह रहे हैं कि आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन, कह रहे हैं कि मैं एक भरोसे के साथ बोल रहा था, आई डिड नॉट फील, लेकिन मुझे भी उस बात पर भरोसा नहीं बोला था। उसके साथ तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा था, लेकिन मैं भी उतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि ये सच हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और उसी तरह से इन्होंने क्या बोला, कहते हैं कि अगर हम लकी होंगे तो ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड अबाउट 5 PM। कह रहे अगर हम लकी होंगे, मतलब अगर उस कंपास के द्वारा बताई गई चीजें अगर सही निकली, ठीक है, और अगर हम लकी रहे, अगर हमारी किस्मत अच्छी रही, तो जिस डायरेक्शन में हम जाने के लिए बोल रहे हैं तुम्हें, उस डायरेक्शन में अगर हम चले अच्छे से तो हम 5 बजे शाम तक पहुंच जाएंगे उन आइलैंड्स, उस आइलैंड पर। कौन से आइलैंड पर, आइल एम्स्टर्डम, कौन सा फ्रेंच साइंटिफिक बेस याद है ना आपको, उसी आइलैंड पर जाना था इनको अपनी जान बचाने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, बोले कि लेकिन बोल तो दिया, लेकिन ही वॉज नॉट सो श्योर अबाउट दैट। ये भी कह रहा है ना कि आई टोल्ड हिम विद कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, कह रहा है कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल तो रहा था, लेकिन उस कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं था, बस मुंह पर कॉन्फिडेंस था, डीप डाउन आई न्यू दैट कि हो सकता था कि मैं गलत हो जाऊं। तो बोल दिया कि ठीक है लकी होंगे तो 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। अब आगे क्या होता है भाई, देन विद अ हैवी हार्ट
आई वेंट बिलो, और उसके बाद कह रहा है विथ हैवी हर्ट, मतलब मन भारी था इनका कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और कह रहा है आई वेंट बिलो, कह रहा है कि मैं नीचे गया, क्लाइम्ड ऑन माय बंक, अपने बंक पर ये चढ़े, एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और कह रहे हैं कि जा करके डोज्ड ऑफ का मतलब टू स्लीप, जा करके सो गए, इतने ज्यादा टायर्ड थे, एग्जॉस्टेड थे कि नींद आ जाएगी ना तुरंत, जाके के बेचारे सो गए। व्हेन आई woke इट वाज 6 पीएम, और कह रहे जब मैं जगा, जब मेरी नींद खुली तो टाइम क्या हो रहा था, इट वाज 6 पीएम। याद है ना 5 बजे तक पहुंचने का की उम्मीद की, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि 5 बजे तक पहुंच जाएंगे, अब बज चुके हैं 6, देखिए क्या होता है। एंड ग्रोइंग डार्क, और अब धीरे धीरे अंधेरा होने लग गया था, शाम के 6 बज गए थे। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, और कह रहे मुझे, मैं जानता था कि वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, कह रहे मैं जानता था कि पहुंच तो नहीं पाएंगे, वो आइलैंड तक पहुंच नहीं पाएंगे, मतलब या ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो एश्योरेंस नहीं आ रहा है कि पहुंच जाओगे, डाउटफुल है ये, कह रहे कि मुझे पक्का यकीन है कि पहुंच नहीं पाएंगे उस आइलैंड पर हम। एंड विद द सेल वी हैड लिफ्ट, और कह रहे हैं जो सेल हमारे पास बचा हुआ था, वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, और कह रहे हैं जो सेल फिलहाल हमारे पास बचा हुआ था, जिस सेल के साथ हमें अपनी जर्नी अभी आगे करनी थी, वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली, उससे वेस्टर्ली विंड्स को हम रोक नहीं पाएंगे, उससे डील कर नहीं पाएंगे, उसको बीट नहीं कर पाएंगे, मतलब हम आइलैंड पर पहुंचे भी नहीं होंगे, और इससे आगे जाना भी शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जब आगे बढ़ेंगे, जब वेस्टर्ली करंट से हमारा सामना होगा, तो उस समय हम भाई हो सकता है डूब जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए ऐसा इनको लग रहा था। अब देखिए एट दैट मोमेंट, उसी समय a tousled head appeared on my bunk, कह रहा है कि उसी समय एक टॉजल्ड हेड का मतलब वो काइंड ऑफ हेड, जिस हेड के ऊपर जो बाल वाल ऐसे बिखरे हुए पड़े हों, ठीक है ना, मतलब बाल वाल प्रॉपर झड़े हुए ना हो, झड़े हुए नहीं, झाड़े हुए ना हो, मतलब बाल ऐसे बिखर बिखर पड़े हैं ना, और ऐसे ही करके, तो उसको टॉजल्ड हेड बोल सकते हैं। तो एट दैट मोमेंट टॉजल्ड हेड अपीयर्ड बाय माय बंक, कह रहे हैं कि उस समय मुझे एक टॉजल्ड हेड दिखाई दिया, मतलब कोई दिखाई दिया जिसके बाल वाल बिखरे पड़े थे। कह रहा है हैव अ हग, जुनादन आस्क्ड, और ये कौन था, वो टॉजल हेड किसका दिखा, जुनादन का था, और जुनादन ने इससे क्या पूछा, कैन आई हैव अ हग, जुनादन ने अपने फादर से, नैरेटर से पूछा कि क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ। शी वॉज राइट बिहाइंड हिम, और जुनादन जहां था, शी भी उसके जस्ट पीछे खड़ी थी, और जुनादन ने परमिशन मांगा कि क्या मैं आपको गले लगा लूं डैडी, ठीक है। और तब नरेटर क्या बोलते हैं, कहते हैं व्हाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, तो ये पूछते हैं कि भाई व्हाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, कह रहे कि मुझे गले क्यों लगाया जा रहा है भाई, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, तुम मुझे गले क्यों लगाना चाहते हो, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, ये उन्होंने पूछा। तो रिस्पॉन्स क्या मिला, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, तो रिस्पॉन्स मिलता है कि आपको गले इसलिए हम लगाना चाहते हैं, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माय सन रिप्लाइड। तो जुनादन ने जवाब दिया कि आपको गले इसलिए लगाने हैं क्योंकि आप इस वर्ल्ड के सबसे अच्छे डैडी भी हैं, और इस वर्ल्ड के सबसे अच्छे कैप्टन भी हैं, ठीक है। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, लेकिन यहाँ पर नरेटर ने क्या बोला कि ना, क्योंकि फिलहाल ये क्या उम्मीद हार चुके थे ना, अब धीरे धीरे ये गिव अप करना चाहते थे, ठीक है, अब गिव अप करने की तरफ देख रहे थे। तो अब वही जब अपनी तारीफ सुनते हैं तो लगता है कि मैं उस तारीफ के काबिल नहीं हूँ, और ये क्या कहते हैं फादर अपने बच्चे से, कहते हैं नॉट टुडे जॉन आई एम अफ्रेड, कहते कि ना, आज ना मैं अच्छा डैडी हूँ, ना मैं एक अच्छा कैप्टन हूँ, क्योंकि मैं खुद डरा हुआ हूँ, बहुत डर में मैं हूँ। Why you must be said Sue in a matter of fact wise, अब Sue ने क्या बोला, मैटर ऑफ फैक्ट वाइज का मतलब, मैटर ऑफ फैक्ट वाइज का मतलब होता है कि कोई बात बहुत ही कह सकते हो कि बहुत जोर दे करके बोलना उस बात पर, इम्फेसाइज करके बोलना, मतलब जो बात बोलना इस तरह से उसे एक्सप्रेस करना जैसे वो बिल्कुल सच हो, उसमें आप डाउट नहीं कर सकते, तो मैटर ऑफ फैक्ट वाइज। तो स्यू ने बहुत इम्फेसाइज करके, ठीक है, बोला कि वाई यू मस्ट बी, बोलती है कि अरे आपको होना चाहिए, आपको अपने ऊपर फिलहाल प्राउड होना चाहिए, आप हैं सबसे अच्छे डैडी और सबसे अच्छे कैप्टन, यू फाउंड द आइलैंड। और क्यों ऐसा बोलती है, वो लास्ट में कहती है कि यू फाउंड द आइलैंड, अपने फादर को बताती है कि आप सबसे अच्छे डैडी सबसे अच्छे कैप्टन इसलिए हैं क्योंकि आपने आइलैंड आखिरकार ढूंढ लिया। मतलब क्या था कि ये लोग फाइनली उस आइलैंड तक पहुंच चुके थे। व्हाट आई साउसेड, और जैसे ही नैरेटर ने सुना कि ये पहुंच चुके हैं, ठीक है ना, वो बहुत मतलब शॉक्ड हो गए और कहते हैं क्या सच में ऐसा है, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड, कोरस्ड का मतलब होता है एक साथ बोलना, ठीक है, एक साथ में बोलना। तो अब दोनों ने कोरस किया, कोरस अर्थात दोनों एक साथ, ऐसा होता है ना, आप इमेजिन कर सकते दोनों बच्चे एक साथ बोलेंगे, तो दोनों ने एक साथ बोला क्या, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दोनों ने एक साथ बोला कि बिल्कुल आप
आपने ढूंढ लिया, आप बहुत ग्रेट है, क्योंकि वो आइलैंड बिल्कुल हमारे सामने है। वी हैव रीच्ड देयर, हम पहुंच चुके हैं वहां पर उस आइलैंड पर। आई रस्ड ऑन डेक, अब नरेटर कर रहा है कि आई रस्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विथ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द आइल एम्स्टर्डम। रश का मतलब दौड़ के, तो दौड़ करके डेक पर गए एंड गेज विथ रिलीफ, और बहुत सुकून के साथ इन्होंने देखा क्या, एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम। उस आइल एम्स्टर्डम का जो आउटलाइन था, जो नजारा था, उसे बहुत सुकून के साथ देखा किसने, नैरेटर ने। मतलब जहां वो जाना चाहते थे वहां फाइनली वो पहुंच चुके थे। इट वॉज ओनली अ ब्लैक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक। और कह रहा वो जो आइल एम्स्टर्डम था ना, वो बहुत ग्रीनरी नहीं थी यहाँ पर, वो एक ब्लैक बेरंग सा बेकार सा दिखने वाला एक आइलैंड था। वॉल्केनिक रॉक, जहां देखोगे तहां वो पत्थर वत्थर वहां पर दिखाई दे रहे थे, विथ लिटिल वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब वही ग्रीनरी, वहां पर बहुत ज्यादा ग्रीनरी नहीं थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। लेकिन फिलहाल वो बेकार सा दिखने वाला, पत्थर वत्थर हर जगह बिखरा हुआ ऐसा दिखने वाला वो आइलैंड फिलहाल क्या दिख रहा था, मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। फिलहाल ये आइलैंड दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड लग रहा था। एंड वी नो द रीजन, हमें पता है भाई कि क्यों ऐसा ये बोल रहा है, क्यों उसे मोस्ट ब्यूटीफुल बोल रहा है। रीजन सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि भाई मतलब उस चीज की वजह से जान बच रही है ना, उस चीज ने फिलहाल जान बचा ली थी इनकी। मतलब वो एक मात्र वही एक आइलैंड था जिस पर पहुंच करके वो बच सकते थे और अपनी फैमिली को बचा सकते थे, सब लोग सरवाइव कर सकते थे। तो इस टाइम पर उस आइलैंड से सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है, बिल्कुल वही बात है। अब क्या होता है, वी एंकर्ड ऑफ शोर। अब कह रहे हैं कि हम ऑफ शोर, मतलब एंकर का मतलब वही मतलब रुक जाना। मैंने बताया था ना, एंकर का यूज वहां पर भी करते हैं जब नाव को साइड में लगा करके रोकना, उसे बांधना और फंसाना हो। तो वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट। ऑफ शोर का मतलब किनारे, हम किनारे ही रुके नाइट। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड, और अगली सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है, मतलब 7 जनवरी को जो टोटल 28 इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स का मतलब निवासी, जो टोटल 28 लोग थे उस आइलैंड के, चीयर्ड, वो लोग बहुत खुश थे एज दे हेल्प्ड ऑफ शोर। क्यों खुश थे, क्योंकि भाई ये गए थे, उनसे मिले थे और इन्होंने सारी स्टोरी बताई होगी, और वो लोग खुश थे कि इनकी जान बच गई। तो और वो लोग खुश होंगे कि वो कुछ हेल्प कर पाए इन लोगों की, ठीक है। तो वो लोग बहुत खुश थे एज द हेल्प ऑफ एश्योर। उन लोगों ने किनारे तक, वो सब किनारे तक आए, मतलब ये वापस जाएंगे ना, वहां से आगे मूव करेंगे ना। अब जो अमेंडमेंट्स वगैरह होंगे, जो रिपेयरिंग वगैरह होंगे, सबने मिल करके सही कर दिया होगा। जो प्रॉब्लम रही होगी, जो ब्रोकन पार्ट्स रहे होंगे, सब अब सही हो गए होंगे, फिक्स हो गए होंगे। तो वही कह रहे हैं, अब सब लोग वापस से छोड़ने आए, ये लोग बहुत खुश थे। अब कह रहा है विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, और कह रहा है कि बहुत दिनों के बाद इनके पैरों के पास क्या आया था, लैंड आया था, जमीन आई थी। तो ये कह रहा है कि विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, एक बार फिर एक ऐसा हो रहा था कि एक बार फिर से मेरे पैरों के नीचे क्या था, जमीन था। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरियन हर्बी, और अब ये सोच रहे थे उन सभी लोग के बारे में, हु वर देयर विथ हिम इन द शिप, और उन सभी लोगों के बारे में बारी बारी से सोचेंगे, सबके कैरेक्टर्स के बारे में, सबके करेज के बारे में, सबके स्ट्रगल के बारे में, ठीक है ना, सबके इमोशनल जो भी बैलेंस थे उसके बारे में सोचेंगे। तो अब ये सोचने लगे सबके बारे में। सबसे पहले इनका ख्याल आया लैरियन हर्ब का, ख्याल आया इनके जहन में, cheerful एंड ऑप्टिमिस्टिक। याद आया कि वो जो लैरियन हर्ब कितने ऑप्टिमिस्टिक थे, मतलब उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। ऑप्टिमिस्टिक किसे कहते हैं, जो हमेशा ब्राइट साइड देखे, जो हमेशा पॉजिटिव सोचे। तो ये लैरियन हर्ब हमेशा पॉजिटिव थे, उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही थी, हमेशा वो पंपिंग कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, बचने की कोशिश की उन्होंने। तो उनके बारे में सोचा अंडर द डायरेक्ट स्ट्रेस, मतलब उस स्ट्रेस में भी, उस टेंशन भरे सिचुएशन में भी कितना ऑप्टिमिज्म दिखाया लैरियन हर्ब ने, ये चीज सोच रहे थे वो। एंड ऑफ मैरी, ठीक है ना, और उसके बाद ये मैरी के बारे में सोच रहे थे। क्या मैरी के बारे में, वो स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोस क्रूशियल आवर्स, जो व्हील के पास खड़ी थी, जो उसने व्हील को रेगुलेट किया था उस क्रूशियल आवर्स में। क्रूशियल मतलब वो जो बहुत इंपॉर्टेंट आवर्स था, मतलब जब जरूरत थी किसी की बहुत खास, तो वो पार्ट किसने प्ले किया था, ठीक है ना, वो मैरी ने निभाया था, ठीक है। तो मैरी के बारे में सोचा कि उसने भी कितना करेज दिखाया। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7 year old गर्ल, और सबसे ज्यादा किसके बारे में इन्होंने सोचा, सबसे इसके बाद इनके जहन में कौन आया, इनकी वो बेटी 7 साल की, who did not want us to worry about bummed head, जो बेटी, अपनी बेटी का ख्याल है, who did not want us to worry about a head injury, और कह रहे हैं कि वो बेटी का ख्याल है जो उस हेड इंजरी की वजह से भी डिस्टर्ब नहीं, उस हेड इंजरी, इतनी बड़ी हेड इंजरी थी, उसकी वजह से वो परेशान नहीं हुई, ठीक है, उसने किसी और को परेशान नहीं किया, उसका ख्याल आया उस 7 साल की बच्ची का। और देखिए उस हेड इंजरी कितनी मेजर थी, ये बताएंगे यहाँ पर
कि which subsequently took 6 minor operations to remove the recurring blood clot between the skin and the skull। और करा वो हेड इंजरी इतनी सीरियस थी कि बाद में 6 माइनस ऑपरेशंस, 6 छोटे छोटे ऑपरेशन करने पड़े। क्या करने के लिए? टू रिमूव द ब्लड क्लॉट बिटवीन द स्किन एंड द स्कल। मतलब ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी, ठीक है ना, खून का थक्का जम गया था उस स्वेलिंग की वजह से, उस चोट की वजह से, और उस खून के थक्के को, उस ब्लड क्लॉटिंग को हटाने के लिए, निकालने के लिए 6 माइनर ऑपरेशन, 6 छोटे छोटे ऑपरेशन करने पड़े थे। इतना बड़ा और गहरा चोट था वो, लेकिन उस चोट के बावजूद भी स्यू ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारा, ठीक है। उसके बाद एंड ऑफ 6 ईयर ओल्ड बॉय, और सबसे एट लास्ट, सबसे लास्ट में इनका ध्यान गया अपने उस 6 साल के बेटे की तरफ, वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से भी डर नहीं रहा था, उसको मरने का भी कोई गम नहीं था, ठीक है। तो विद दिस द चैप्टर गॉट इट्स एंड, ठीक है। और आई होप कि आपको चीजें समझ में आई हो। अगर कुछ भी डाउट होता है तो कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। जो पहला पार्ट है उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दे रहा हूँ, ठीक है, आप वहां पर देख सकते हो। और भी जो चैप्टर्स हैं क्लास 11 से रिलेटेड, उसकी लिंक भी मैं दे दूंगा इस वीडियो में, आप वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइज, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट as much as you can, जितना ज्यादा हो सकता है आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल to get me more videos like this. Thank you so much. Thanks a lot.